स्वास्थ्य के प्रति है। तो शुरुआत हम थोड़ा सा, क्या मेरी ये स्लाइड दिखाई दे रही है? थोड़ा सा हाथ ऊपर करते हैं अगर दिखाई दे रही है तो। जी। जी। तो आज का विषय है आम्रोली योग। जो आपके पास है वही खास है। तो इसमें जो भी हम बातें करेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे देशमुख जी ने आज ये डॉक्टर शशि पाटिल जी का जो परिचय करवाया, ये हमारे संस्थापक है जिन्होंने इस कार्य को शुरुआत की 1974-75 में। जब इस चीज की जब बातें वो करने लगे तो लोग बहुत बड़े घृणा से उसको देखते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल से ऊपर हुए, और आज इन 50 सालों में बहुत सारे सर्दी से लेके कैंसर तक के रोग न हजारों लोगों का रिकॉर्ड अपने पास आज अवेलेबल है। आज दुनिया भर से, संपूर्ण वर्ल्ड से आज लोग दुनिया भर से आज आनंद कुंज में आते हैं, और ये संपूर्ण चिकित्सा, ये संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ ले पाते हैं, वो सिर्फ एंड सिर्फ शिवांबु चिकित्सा की वजह से है। तो आज उन्हीं के संशोधन पर आधारित कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अगर पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, स्वास्थ्य यानी क्या है? आज देखो कि हर कोई स्वास्थ्य चाहता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य की व्याख्या क्या करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य की व्याख्या करता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ होना। अब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्तर पर अगर हमको स्वस्थ होना है, तो ऐसी कौन सी उपचार प्रणाली है जो हमको स्वस्थता दे सकती है, इन चारों स्तर पर स्वस्थता दे सकती है? अब अगर आप देखो कि हर उपचार पद्धति का एक लिमिटेशन है, लेकिन योग एक ऐसी प्रणाली है, योग एक ऐसी पद्धति है जिसका उपचार समझकर अगर हम उपयोग करें तो इन चारों स्तर पर हम स्वस्थ हो सकते हैं। आप देखिए कि शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है, यानी हम निरोगी, ऐसा नहीं है। शरीर के साथ साथ मानसिक स्तर पर आप कैसे हैं, छोटी छोटी समस्याओं में हम अकंपित रहते हैं, कंपित नहीं हो जाते हैं। सामाजिक स्तर पर कैसे हैं, खुद खुश रहते हैं, क्या दूसरों को भी खुश रखते हैं, ये भी किस में आता है? आपके सामाजिक स्वास्थ्य में आता है। और आध्यात्मिक स्तर यानी क्या है? क्या दूसरों को माफ करना, क्षमा कर पाना, क्षमा मांग पाना, दूसरों को धन्यवाद दे पाना, ये भी किस में आता है? हमारे आध्यात्मिक स्तर में आता है। तो हमारा शारीरिक आरोग्य अगर ठीक रखना है तो मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर भी अच्छा हो, तभी जाके क्या है, हमारा ये शारीरिक स्तर अच्छा हो सकता है। अगर संपूर्ण स्वास्थ्य, इस तरह का संपूर्ण स्वास्थ्य अगर हमको पाना है तो सिर्फ शरीराधिष्ठित जीवन नहीं जीना है, तो शरीर से आगे का भी अस्तित्व हमको जानने की जरूरत है। तो शिवांबु चिकित्सा को अगर समझना है तो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को जानना बहुत आवश्यक है। आप अगर देखें कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम 5 शरीर है। अन्नमय देह है, हमारे तैत्तिरीय उपनिषद, वेद उपनिषदों में ये सारी जानकारी हमको मिलती है। अन्नमय शरीर यानी स्थूल शरीर है, और उसके अंदर बाकी के 4 सूक्ष्म शरीर है। शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि का आयाम है। बुद्धि समझते हैं ना, सेल्फ इंटेलिजेंस की बात मैं कर रहा हूं। आजकल बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने जाते हैं, लेकिन अपने अंदर के सेल्फ इंटेलिजेंस को जगाने की जो क्रिया करनी चाहिए उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और बाहरी इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपना जीवन समाधानी, सुख समाधान से भर जाए, इसकी अपेक्षा रखते हैं। अगर आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो बुद्धि का वलय है, वो अगर अच्छा हो जाए तो वो आनंद की अवस्था, वो सच्चित आनंद की अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस सच्चित आनंद की अवस्था, यानी हर किसी को अगर पूछे आपके जीवन में क्या चाहिए, तो वही बोलेगा कि मेरे जीवन में मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। और ये संपूर्ण स्वास्थ्य अगर पाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपके इन चारों पांचों आयामों को जानना आवश्यक है। शरीर शुद्ध हो, प्राण शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, और फिर उस बुद्धि के आयाम को उजागर करके हमारे कर्म शुद्ध हो जाए, तभी जाके हम उस आनंद की अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए योग शास्त्रों में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के बारे में बताया। जैसे आप देखें कि वमन क्रिया यानी क्या है? नमक डाल के पानी पियो, उल्टी निकालो।
जल नेति, सूत्र नेति, ये सारी क्रियाएं आपने समझी होगी, अलग अलग योगा स्कूल्स में सिखाते हैं। शंख प्रक्षालन, कुछ रेचक पदार्थ मिलाया हुआ पानी पीते रहना, पीते रहना, यानी गुदद्वार से वही पानी न निकले तब तक पीते रहना। तो पुराने जमाने में सभी योगी लोग ये सारी क्रियाएं को करके क्या करते थे, हमारा शरीर शुद्ध करते थे। और जब शरीर शुद्ध होता था तो ऑटोमेटिकली वो प्राणायाम करके प्राणमय शरीर शुद्ध करते थे, मौन और ध्यान का अभ्यास करके मनोमय शरीर को शुद्ध करते थे, और फिर उस सम्यक ज्ञान में स्थापित होकर उस समाधि की अवस्था यानी सच्चित आनंद को पा लेते थे। तो पिछले 100-200 सालों में इसके ऊपर काफी संशोधन हुआ। ये सारी चीजें, वमन, शंख प्रक्षालन, नेति, सूत्र नेति, धोती, या आप देखते हैं कि अलग अलग प्राणायाम के प्रयोग, ये सारी जो प्रणालियां थी जो शरीर को शुद्ध करके उस परम अवस्था तक पाने के लिए पुराने जमाने में योगी लोग इसका अवलंब करते थे, उसका उपयोग आज उपचार पद्धति के माध्यम से करने लगे हैं। आज आप अगर आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर में जाते हैं तो स्नेहन, स्वेदन, वमन, शंख प्रक्षालन, अलग अलग प्रकार की बस्ती, यानी बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम देकर आज ये सारी चीजें बताई जाती है, दी जाती है। लेकिन इसी तरह की एक एडवांस योगी क्रिया है जो पीछे छूट गई है। इसलिए छूटी है क्योंकि इसमें ना कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है, इट इज नॉट सेलेबल। तो उसकी वजह से ये क्रिया थोड़ी सी पीछे हटी है, क्योंकि ये कुछ बताते नहीं है लोग। एक्चुअली ये क्रिया क्या है, तो इसका नाम है आमरोली क्रिया, है ना। आप देखो कि पुराने जमाने में सभी योगी लोग क्या करते थे। योगी यानी हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई पर्वत में, किसी गुहा में, किसी जंगल में बैठकर तप करने वाली व्यक्ति। अब उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके जीवन में क्या चाहिए, उसके जीवन में मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, है ना, वो समाधि की अवस्था चाहिए। उसके लिए वो कहाँ जाते हैं, जंगलों में जाके संसार छोड़कर तप करते थे। तप करते थे नहीं, क्या करते थे, ध्यान करते थे। अब ध्यान करने के लिए क्या चाहिए, एक आसन में बैठने आना चाहिए। सिंपल सुखासन में बैठने के लिए बोलो तो हम 10 मिनट में 10 बार हिलते हैं। यानी एक आसन में ज्यादा देर तक बैठने के लिए आपका शरीर शुद्ध होना आवश्यक होता था। तो पुराने जमाने में सभी योगी लोग खुद का शरीर शुद्ध करके फिर उस परम अवस्था तक पा सकते थे। तो आसन का अभ्यास करने से पहले अलग अलग प्रकार की योगिक क्रियाओं को करते थे। अब उसी में ये आमरोली नाम की क्रिया है। अब ये आमरोली का मतलब क्या है, आमरोली का मतलब है खुद का शिवांबु खुद पीकर रहना। अब योगी और ये शिवांबु का क्या संबंध है, आप देखो पुराने जमाने में ये सब क्रियाएं होती थी, यानी क्या करते थे, बूंद बाय बूंद खुद का स्वमूत्र खुद पर पीकर रहना, यानी आमरोली क्रिया कहना। यानी बूंद बाय बूंद जब खुद का स्वमूत्र जब जब भी आए पूरा का पूरा पीते रहना, 8 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 107 दिन, इस तरह से बूंद बाय बूंद शिवांबु पीते थे। कुछ लोग उपवास करते थे, कुछ लोग ऐसे जड़ी बूटी खाते थे उसके साथ, ताकि उनका शरीर इतना शुद्ध पारदर्शी होता था, सिद्धियां प्राप्त होती थी, और फिर अगले चरण पर वो पहुंच पाते थे। तो पुराने जमाने में ये आमरोली क्रिया नाम की क्रिया है। हठयोग प्रदीपिका नाम का योग शास्त्र है, जिसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर बहुत सारी इसके बारे में सारी जानकारी दी है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इस चिकित्सा पद्धति का नाम जो है वो है शिवांबु। ये शिवांबु शब्द कहां से आया, तो तंत्र योग में एक शिवांबु कल्प विधि बताई है, जिसमें 107 श्लोक है। उसके अंदर भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को बताई गई ये शिवांबु कल्प विधि है, ऐसे आख्यायिका है। अगर इस शिवांबु शब्द को ले ले तो ये संस्कृत शब्द है। शिव का अर्थ है जो शुद्ध है, जो पवित्र है, और अंबु का अर्थ है जल यानी पानी। तो शिवांबु का अर्थ क्या हुआ, शुद्ध जल, पवित्र जल, होली वाटर। कहाँ का जल, हमारे पिंड का पानी पवित्र कहाँ है। अब प्रश्न आता है, पिंड यानी क्या है। हाँ, हमारा शरीर है, बोलते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड के अंदर है वो हमारे पिंड के अंदर है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से ब्रह्मांड बनता है। उन्हीं पंच महाभूतों से अपना पिंड बनता है, और उसमें से बहने वाला पानी जो शुद्ध जल है, पवित्र जल है, ऐसा कहा गया है। अब देखो ये तंत्र योग में 107 श्लोक है, जिसके अंदर
अलग अलग माता भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताई गई 107 श्लोक है। इन श्लोकों को अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे शिवाम्बु कैसे पीना है, शिवाम्बु का सेवन कैसे करना है, उसका अलग अलग उपयोग कैसे किया जाता है, अलग अलग जड़ी बूटी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे उसका प्रभावी लाभ होता है, तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी है। उसके बारे में और कभी हम 107 श्लोक आप चाहे तो आपके ग्रुप के ऊपर भी मैं ये शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो 107 श्लोकों में क्या लिखा है उसके बारे में आगे जानेंगे। इसका और पौराणिक इतिहास देखते हैं तो ये दिखता है कि अलग अलग आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे सुश्रुत संहिता है, उसके अंदर ये जो शिवाम्बु है यानी ये मूत्र है जो विष का पराभव करने वाला कहा गया है। अगर भाव प्रकाश में इसका बारे में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि नरमूत्र जो होता है विषनाशक है, इसके सेवन करने योग्य रसायन है माना गया है। अलग अलग प्रकार के स्किन एलिमेंट्स में, स्किन डिसीजेस में वो बहुत ही उपयोगी है, तीक्ष्ण है, क्षार युक्त है, लवण युक्त है, ऐसी बातें भाव प्रकाश करता है। अष्टांग संग्रह में ये नेत्र रोग हर, पित्त वृद्धि नाशक, तिक्त कृमिहर बताया गया है। हरित संहिता में इसको नेत्र रोग हर है, कफनाशक बताया गया है। तो अलग अलग श्लोक है, अलग अलग आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख हमको दिखाई देता है। योग रत्नागर हो, भैषज रत्नावली हो, इसमें भी क्या है, मानव मूत्र का महिमा मंडन किया हुआ है। निघंटु रत्नाकर नाम का और एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके अंदर भी ये नरमूत्र का उपयोग रसायन के माध्यम से कैसे किया जाता है ये भी जानकारी है। सोडल निघंटु में भी मानव मूत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी आती है। इवन आप आयुर्वेद में देखेंगे तो अलग अलग प्राणियों के मूत्र का इस्तेमाल भी कैसे करना है इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी है। लेकिन मैं यहाँ पर मानव मूत्र की बात कर रहा हूं तो उसके लिए हम शिवाम्बु का उपयोग यानी आयुर्वेद में अलग अलग जगह पर किया है। इवन संत कबीर की वाणी में भी अमरी अमरलोक से आई उसके बारे में, ये आम्रोली मतलब योग का उपयोग कैसे की जा सकता है इसके बारे में भी जानकारियां आई है। हिंदू धर्म में तो है ही है क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव जी के मुख से आई हुई चीज है। तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में इसके बहुत सारे उल्लेख आते हैं। इवन जैन धर्म धर्म में भद्रबाहु नाम का ग्रंथ है जिसके अंदर गुरु मतलब मुनियों को प्रतिमा रखते वक्त इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी दी गई है। भगवान बुद्ध ने भी सांप काटने से या बिच्छू के काटने से उसको उससे मतलब होने वाली विष बाधा को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी है। बहुत सारे इस्लाम धर्म से भी लोग हमारे पास आते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया है ना, ये इस मुस्लिम कंट्रीज से भी लोग आते हैं। तो वो भी दवा के नाम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली इस्लाम लोगों में इसको हराम मानते हैं, लेकिन हमने देखा कि आज कुरान में भी इसका उल्लेख आया है, बहुत सारी जगह भी इसका उल्लेख है। क्रिश्चियन धर्म में, इवन बाइबल में तो इसको कहा जाता है कि अपने कुएं का पानी पीने से तुम बहुत सारी दवाइयों से मतलब किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकते हो। इस तरह की रचनाएं बाइबल में आती है, उसका उल्लेख भी आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अगर इसका थोड़ा सा मॉडर्न इतिहास देखें तो आज हम देखते हैं कि इंग्लैंड में एक डॉक्टर जॉन जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के डॉक्टर होकर गए। उन्होंने एक वाटर ऑफ लाइफ नाम की किताब लिखी है। आप देखो कि 1905 1910 में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की महामारियां आती थी। तो उस समय टीबी की महामारी ज्यादा प्रचलित थी। आज टीबी के ऊपर अच्छी औषध प्रणाली है, आप 2-3 महीने दवाइयां खाओ आप ठीक हो जाते हो। लेकिन उस जमाने में ऐसा था, टीबी मतलब डेथ है, मृत्यु है, इस तरह की समझ थी। और ऐसे में डॉक्टर जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग रॉयल आर्मी में काम करते थे, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, बहुत सारे सैनिकों के ऊपर उपचार करने का काम उनका जिम्मे था। तो वो टीबी सैनिटोरियम में काम कर रहे थे और टीबी के वार्ड में काम करते हुए उनको खुद को टीबी हो गया। और टीबी होने की वजह से उनका प्रकृति बहुत खराब हुई थी, मृत्यु की शैया पर लेटे थे। ऐसे समय में वो क्या करता है, इंसान थोड़ा सा धार्मिक बन जाता है। तो मृत्यु सामने दिख रहा था, क्रिश्चियन थे तो रोज बाइबल पढ़ते थे। तो बाइबल में जो मैंने ये 2 वाक्य दिखाए आपको,
वो 2 वाक्य उन्होंने पढ़े और वो सोचने लग गए कि मेरे कुएं का ऐसा कौन सा पानी है, मेरे अंदर ही ऐसे कौन सी जीवन संजीवनी है जिसका उपयोग करके मैं किसी भी बीमारी से मुक्ति पा सकता हूँ। और वो उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने जाना कि ये अपना स्वमूत्र ही है जिसका उपयोग करके मैं ठीक हो सकता हूँ। और उन्होंने उसका उपयोग शुरू किया और उसके बाद मृत्यु की शैया पर लेटे हुए जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग स्वस्थ हुए। लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बहुत सारे केमिकल वेपन्स की वजह से वुंडेड पेशेंट थे, बहुत सारे जख्म, बड़े बड़े जख्म होते थे जिनकी कोई आशा नहीं थी वो ठीक होने लायक है, ऐसे लोगों को ठीक करने का काम जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। और उन्होंने ये किताब लिखी वाटर ऑफ लाइफ, जो स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं। ये वाटर ऑफ लाइफ यानी जीवन देने वाला जल नाम की ये किताब है, जिसके अंदर बहुत सारे रुग्णों के ऊपर उन्होंने कैसे कैसे उपचार किए, शिवाम्बू की पट्टियां रखी, शिवाम्बू से मसाज किया, तो ये सारी जानकारी उन्होंने दी है। इसलिए इसको शिवाम्बू गीता भी कहा जाता है। अगर भारतवर्ष में इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई को जाता है, जो पंत प्रधान थे। जब अमेरिका गए थे तो वहां के पत्रकारों ने उनको सीधा प्रश्न पूछा था, क्या आप खुद का स्वमूत्र पीते हैं, ऐसे हमने सुना है। तो बेझिझक मोरारजी भाई ने कहा, यस मैं पीता हूं। और पॉलिटिकल हेड थे, भारत देश के पंत प्रधान थे, तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर हंसी मजाक भी उड़ाया। लेकिन वो दिन भर जो पॉलिटिकल उनकी मीटिंग्स होती थी, उसके बाद शाम को 7-8 दिन तक मोरारजी भाई जब तक अमेरिका में थे, बहुत सारे तज्ञ विद्वान लोग उनके पास आते थे और इस चिकित्सा पद्धति के ऊपर एक सभा होती थी। उस चिकित्सा पद्धति के बारे में विचार का विमर्श होता था। और सही मायने में दुनिया भर में इस चिकित्सा पद्धति के ऊपर चर्चा शुरू हुई वो मोरारजी भाई की वजह से। उनका पॉलिटिकल करियर कैसे था ये हम नहीं जानेंगे, लेकिन एटलीस्ट 100 साल की उम्र तक वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे, वो शिवाम्बु चिकित्सा की वजह से रहे। गुजरात में, ये मोरारजी भाई गुजराती थे। आप देखते हैं कि मानव मूत्र नाम की एक रावजी भाई पटेल नाम के गृहस्थ थे, उन्हीं के समवयस्क थे। उन्होंने एक मानव मूत्र नाम की पहली किताब 1950 1960 के दशक में लिखी। उस जमाने में मोरारजी भाई हो, ये मानव मूत्र की किताब हो, उस जमाने में केशु भाई शाह करके थे, जगदीश भाई शाह करके थे, ऐसे बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग लोग मोरारजी के समवयस्क थे, उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार गुजरात में हुआ। इसलिए अगर आप देखो कि 10 गुजरातियों को पकड़ेंगे तो आप एक गुजराती जरूर शिवाम्बू पीते हुए नजर आएगा। इतनी बड़ी मात्रा में शिवाम्बू का प्रचार प्रसार आज गुजरात में हुआ। उसकी वजह से आज दुनिया भर में लोग शिवाम्बु प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं। लेकिन शिवाम्बु चिकित्सा को एक इंडोर रूप में, मतलब किसी मरीज के ऊपर शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में अगर सही मायने में डॉक्टर जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद अगर किसी ने संशोधन किया हो तो उसका श्रेय जाता है शिवाम्बु महर्षि डॉक्टर शशि पाटिल जी को, जो हमारे संस्थापक है। 1970 1971 के दशक में उन्होंने इस चीज की शुरुआत की। एक्चुअली ये शिवाम्बु की तरफ कैसे मुड़े, ये सुनना भी थोड़ा सा मनोरंजक है। एक्चुअली वो जनरल प्रैक्टिस करते थे, एलोपैथी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते थे। तो उनके जीवन में ऐसे लगता था, उनको हमेशा ऐसे लगता था, रोज वही वही लोग मेरे पास आते हैं, वही वही बीमारियां लेकर आते हैं, वही वही इंजेक्शन देना, वही वही एंटीबायोटिक्स देना और वही उपचार करते रहना उनको बोझ सा लगता था। उनके मन में हमेशा ऐसे लगता था, मेरे पास ऐसी कोई संजीवनी होनी चाहिए, एक बार वो दवा दे दूं तो हमेशा के लिए व्यक्ति ठीक होना चाहिए। आप देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, जो आकर्षण का नियम होता है, जो मन में विचार हम गहराई से चाहते हैं वो सचमुच जीवन में आता है। तो जिस घर में वो रहते थे, ये सुनना थोड़ा सा मनोरंजक होगा, देहात में रहते थे। घर मालिक की जो पत्नी थी उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, इनफर्टिलिटी की केस थी। गांव के डॉक्टर थे तो इनके थ्रू ही बहुत सारे गायनाकोलॉजिस्ट से मिलना होता था। सभी गायनाकोलॉजिस्ट का उस जमाने में ये कहना था कि इनके शरीर के अंदर बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस जन्म में इनको बच्चे नहीं हो सकते हैं, बेटर वो अडॉप्ट करें और जीवन गुजारे। बड़े जमींदार लोग थे, उनको हमेशा लगता था कि बच्चा नहीं है तो बहुत, मतलब सोशली ऐसे लगता था कि बहुत कमी है। तो ऐसे में इन्होंने भी ऐसे बोल दिया। लेकिन 7-8 महीने के बाद देखा कि जो घर 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 मालकिन है वो प्रेग्नेंट है।
जब ऐसे हुआ तो उन्होंने घर मालिक को बुलाया। उन्होंने बोला कि बहन जी तो मुझे प्रेग्नेंट लग रही है, हाँ क्या आपने किया है? तो उन्होंने कहा कि हम कोल्हापुर के पास एक कनेरी मठ है, और कनेरी मठ में हम गए थे, और वहां पर एक कार सिद्धेश्वर महाराज है, ये जो स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं ना, ये महाराज जी है। वो भी 100 साल तक रहे, बहुत जागरूक महाराज थे, आत्म साक्षात्कारी महाराज थे। और कोल्हापुर के पास उनके पास हम गए थे, और उन्होंने एक उपाय बताया है, और वो उपाय हम रोज करते हैं। और पिछले 3 महीने से उसको मेंसेस नहीं आया है, जो मासिक धर्म आता है वो नहीं आया है, और वो प्रेग्नेंट है। अब इस बात सुनकर मेरे पिताजी के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या क्या उपाय किया है? सारा मेडिकल साइंस तो कहता है कि इस जन्म में इसको बच्चे नहीं हो सकते। तो किसी तरह से थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब पूछने के बाद घर मालिक ने बोला कि काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी ने बोला है कि मियाँ बीबी दोनों भी खुद का स्वमूत्र खुद रोज सुबह उठते ही सुबह पीना शुरू करो, आपको बच्चे हो जाएंगे। और सचमुच हम पिछले 7-8 महीने से कर रहे हैं, और पिछले 3 महीने से उसकी उसकी प्रेगनेंसी है। अब ये सुनकर थोड़ा सा, शुरुआत में जो सुनता है थोड़ा सा हंसी मजाक में टाल देता है। इनको रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन उनके पास फिर से गए, बोले कि मुझे महाराज जी से मिलना है। दूसरे दिन वो घर मालिक के साथ महाराज जी के पास गए। कोई एक डॉक्टर आकर ये शिवाम्बु चिकित्सा के बारे में जानना चाहता है, ये सुनकर महाराज जी को भी अच्छा लगा, और उन्होंने ये सारी चीजें बताना शुरू की। महाराज जी के पास आना जाना शुरू हुआ। जैसे ही जिस दिन महाराज जी ने बताया उसी दिन खुद के ऊपर डॉक्टर शशि पाटिल जी ने के उपचार शुरू किए। उन्होंने शिवाम्बु पान किया। 1-2 बार पेट साफ हुआ, उनको डर लगा अरे मुझे तो कहीं डिसेंट्री तो नहीं लग गया, लेकिन 1-2 बार शिवाम्बु हुआ, और पेट जैसे झाड़ू मार दिया हो इस तरह से साफ हुआ। दिन भर अलग ही उत्साह रहा। फिर उन्होंने इसकी शुरुआत अपने आने वाले पेशेंट के सामने करना शुरू की, है ना, लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन लोग सुनते नहीं थे। लोग सुनते थे, हंसी मजाक करने लगे। कल तक जो डॉक्टर मुझे गोली देता था, इंजेक्शन देता था, आज खुद का मूत्र पीने के लिए बोलता है, कहीं ना कहीं पगला गया है। इस तरह की बातें समाज के अंदर होने लग गई। फिर उस जमाने में लेप्रेसी के पेशेंट बहुत ज्यादा होते थे, महारोगी, कुष्ठ रोगी पेशेंट, जिनको मतलब देहातों में क्या होता था ना, अछूत की बीमारी मानी जाती थी, लोग बाहर रखते थे। ऐसे जगह पर जाकर उनके ऊपर उपचार करने का प्रयोग डॉक्टर शशि बैल ने शुरुआत किया। खुद ही अपने एक बोतल में भरकर स्वमूत्र लेकर जाते थे, और उनका ड्रेसिंग बनाते थे, और ड्रेसिंग के ऊपर ये खुद का शिवाम्बू जो खुद भर लेकर लेकर जाते थे, और उसको बोलते थे कि देखो ये मैंने जो शिवाम्बू मतलब जो मेडिसिन लाया है, मेरे एक अमेरिका के दोस्त ने भेजा है। उसको नहीं बोलते थे कि ये उनका मूत्र है, और उसको बोलते थे तू इस ड्रेसिंग के ऊपर डालते रहे और तुम्हारी जख्म ठीक हो जाएगी। गांव के लोग इसका विरोध करने लग गए कि तुम ऐसे लोगों को जाके छुओगे और गांव में आकर उपचार करोगे तो सब ये महामारी सारे लोगों को फैला दोगे। लोग विरोध करने लग गए। तो वो गांव में नहीं जाते थे, लेकिन उस गली में जाकर उनको ट्रीटमेंट करते थे, है ना। और होता क्या था, जो अपने पैर पर नहीं चल पाते थे, ऐसे रुग्ण जो सीट पर बैठकर घिसते हुए चलते थे, ऐसे रुग्ण इनका अमेरिकन दवाई से पूरी तरह से चलने फिरने लग गए। और जैसे जैसे ये चलने फिरने लग गए, तो आप देखेंगे कि जो लोग इसका विरोध करते थे वो खुद आने लग गए। वो सरपंच मंडली जो पॉलिटिकल हेड्स थे, अरे आपके पास तो कुछ नई संजीवनी है कि ऐसा अगर रुग्ण ऐसा ठीक होता है, तो सचमुच आपके पास कुछ ऐसी दवा है, हमें माफ करो, आप हमारे गांव में आओ। तो सम्मान देकर वो लेकर जाते थे। अब जो लोग ठीक होते थे उनको डॉक्टर शशि पाटिल जी अमेरिकन दवाई का जो रहस्य होता था वो ओपन करते थे। उनको बोलते थे कि देखो मैंने खुद का स्वमूत्र दिया था, जिसको जिसको तुमने सिर्फ जख्म पे डालकर जख्म ठीक हो गई, तो तुम अगर तुम्हारा खुद का अगर पेट में लोगे तो और जल्दी ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से 4 लोग ठीक होते थे, तो पांचवा फिर करने के लिए तैयार हो जाता था। यानी शुरुआत में कोई मतलब आपको दिखाना पड़ता है ना कि ये लोग ठीक हुआ है तो ये करना है। तो इस तरह से चीजें बनती गई। और आप देखें कि कोल्हापुर के आसपास जितने भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर डॉक्टर शशि पाटिल यानी पुराने जख्म ठीक करने वाला डॉक्टर करके फेमस हो गए। दूर दराज से लोग जख्म लेकर आते थे। फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की व्याधियों को लेकर आने लग गए। फिर डॉक्टर शशि पाटिल जी को लगा कि लोग तो ठीक होते हैं, लेकिन होता क्या है कि फिर से बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी खान पान ठीक तरह से नहीं होता था। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि उनको साथ में रखकर उनको खाने पीने की विधि भी सिखाना जरूरी है ना।
जैसे आज गोविंद भाई काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं, तो वैसे ही उन्होंने ये शुरुआत की। और उन्होंने इंडोर फैसिलिटी शुरुआत की। 40-40 दिन तक कुछ ऐसे कुष्ठ रोगी पेशेंट को उपवास देना शुरू किया। और ये चीजें 1974 से शुरू हुई। और आज देखते हैं कि 2026 यानी पिछले 50 सालों में ऐसे हजारों रुग्ण ठीक हुए हैं। आपको मैं आनंद के साथ बताता हूं कि 1900 जब पंतप्रधान थे मोरारजी भाई देसाई, तो उनको कहीं से उनको पता चला कि कोल्हापुर में कोई एक डॉक्टर है जो शिवाम्बु क्लिनिक चलाता है। तो उनको मिलने के लिए खुद पंतप्रधान आए थे। और शुरुआत में आप देखो कि मेडिकल फैटर्निटी से भी बहुत सारा विरोध होता था। बहुत सारे लोग पुलिस कंप्लेंट करते थे कि ये अनैसर्गिक अप्राकृतिक उपचार पद्धति का प्रैक्टिस करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे डॉक्टरों का विरोध था। लेकिन मोरारजी भाई आए, उन्होंने इस बात को सराहा। उसके बाद मोरारजी भाई के आखिरी समय में भी डॉक्टर शशि पाटिल जी मुंबई में जाकर उनको उपचार करते थे। और मोरारजी भाई की वजह से जो थोड़ा सा सोशली जो विरोध था वो कम हुआ। और डॉक्टर शशि पाटिल जी ओपनली इसका प्रैक्टिस करने लग गए। आज पूरी तरह से लोग स्वस्थ है। उस समय जब मोरारजी भाई उन्होंने विजिट किया था, उस समय का एक इंसिडेंस मैं बताना चाहता हूँ कि मोरारजी भाई आए तो बहुत सारे ठीक हुए रुग्ण इकट्ठा हुए थे। तो डॉक्टर शशि भाई दिखा रहे थे कि देखो ये डायबिटीज से ठीक हो गया, ये कुष्ठ रोगी था, ये कैंसर था। तो मोरारजी भाई ने बोला कि आप ये मुझे बताओ कि मत बताओ कि ये शिवाम्बु से ठीक होता है। हाँ, ये बीमारियां शिवाम्बु से ठीक होती है ये मुझे पता है। लेकिन शशि भाई आप ये मुझे बताओ कि आपके जैसे कितने लोग आपने तैयार किए हैं। अकेला शशि भाई इस भारत जैसे गरीब देश में कितने लोगों को ठीक कर सकता है। आपके जैसे हजारों चिकित्सक, लाखों चिकित्सक जब तैयार होंगे और गली मोहल्ले में इस तरह की बातें होगी, तब जाके क्या है, भारत जैसे गरीब देश पूरी तरह से स्वास्थ्य संपन्न हो सकता है। ऐसी बात उस जमाने में उन्होंने की थी। और उसके बाद उन्होंने एक शिवाम्बू हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम की संस्था स्थापित की। और वो चाहते थे कि हर किसी को ये उपचार पद्धति मिले और हर कोई अपने गली मोहल्ले में इसको प्रैक्टिस करे। उस तरह का ज्ञान उस समय में वो देते थे। शशि भाई को रोमानियन गवर्नमेंट ने भी वहां के कैंसर के पेशेंट के लिए उपचार करने के लिए बुलाया था। वहां पर जाकर भी उन्होंने ये सारी उपचार पद्धतियों का प्रैक्टिस किया है। तो ये सारी चीजें हैं। आज आनंद कुंज में हम देखते हैं कि हजारों रुग्ण देश दुनिया भर से आते हैं और स्वस्थ होकर जाते हैं। अगर मॉडर्न डेज की अभी बात करूं, तो अभी रिसेंटली आपने एक ये जो शख्स है स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, उनके बारे में सुना होगा। ये परेश रावल है ना, जो बहुत सारे बड़े फिल्म आर्टिस्ट है। उनको पैर में चोट आ गई थी और वहां पर उनको वीरू देवगन मिलने के लिए गए। डॉक्टरों ने कहा था कि 4-5 महीना भी लग सकता है, आप चलेंगे फिरेंगे, कि ये बात होगी कि नहीं होगी, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देते थे। तो उनको वीरू देवगन, आप जानते होंगे, एक बड़े फिल्म स्टार है अजय देवगन, उनके पिताजी है, वो बड़े मार्शल आर्ट सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कितनी सारी चोटें लगती रहती है, हम इसको शिवाम्बु से ठीक करते हैं। और उन्होंने सलाह दी कि रोज तुम अपने पैर पर शिवाम्बु लगाओ और शिवाम्बु पियो और देखो क्या चमत्कार होता है। तो उन्हीं की जुबानी से जो हुआ वो थोड़ा सा उसको सुनते हैं। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, कोई कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, आई सिप इट लाइक अ बियर। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद, जब काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। ये जादू हुआ। आप जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े लोक नेता है शरद पवार जी, है ना। उनको जब ये चीजें हुई तो उन्हीं उनकी एक आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि मोरारजी भाई से उन्होंने शिवाम्बु के बारे में सुना था और उन्होंने बताई हुई जो प्रयोग थे वो उन्होंने किए और उसकी वजह से वो स्वस्थ हुए हैं। ऐसा हमारे शरद पवार जी ने उनकी आत्मकथा में ये चीजें लिखी है। और एक चीज है, आप देखेंगे मैडोना करके एक बड़ी पॉप स्टार है, उन्होंने भी ओपनली शिवाम्बु प्रैक्टिस करती है, उन्होंने भी कुछ चीजें शेयर की है। उसको भी थोड़ा सुनते हैं। It's really good to join here and happy and तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मतलब पब्लिक में उनके नाम में लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे तथाकथित बड़े बड़े
सेलिब्रिटीज हैं जो शिवांबु प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बताने में झिझकते हैं। हमारे पास तो आनंद कुंज में बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स आते हैं, वो रेगुलर शिवांबु मसाज भी करते हैं, क्योंकि उनका स्किन जो है, उनका प्रेजेंटेशन है ना, जब तक स्किन अच्छी है तब तक उनको काम मिलता है। तो रेगुलर शिवांबु मसाज करना, शिवांबु पीने से क्या फायदा हो सकता है, वो आगे हम जानने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा सा पौराणिक इतिहास हमने देखा, मॉडर्न इतिहास हमने देखा। अब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर, आपने पुराण का ये सारी चीजें बताई, मॉडर्न लोग, इतने सारे बड़े बड़े लोग शिवांबु पीते हैं, लेकिन मन में एक प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है? मलमूत्र के साथ उच्चार किए जाने वाला ये मूत्र वेस्ट नहीं है, आप उसको बेस्ट कह रहे हैं। एक्चुअली मल कैसे बनता है, मूत्र कैसे बनता है, और खून कैसे बनता है, ये अगर आपके शरीर के अंदर समझ में, ये कैसे बनता है अगर समझ में आ जाए, तो मूत्र के प्रति कोई आपको घृणा ही नहीं रहेगी। आपके मल का और खून का कहीं रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मल जरूर वेस्ट है, लेकिन आपका मूत्र जो है आपके खून का ही हिस्सा है, ज्यादा हुआ हिस्सा है, वो वेस्ट नहीं है, बेस्ट है। उसको थोड़ा सा और गहराई से हम अभी समझने वाले हैं। आप देखो कि हमारे शरीर के अंदर हम जो अन्न खाते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे जठर के अंदर जाता है, हमारे आंतों के अंदर जाता है, उसके अंदर की अच्छी चीजें एब्सॉर्ब होती है, बाकी रहा कचरा निकल जाता है, उसको हम मल कहते हैं। यानी मुंह से लेके गुदद्वार तक एक पाइप है, उसके अंदर आपने अन्न डाल दिया, उसके अंदर की अच्छी चीजें एब्सॉर्ब हुई, बाकी रहा कचरा निकल गया, उसको आपने मल कहा। लेकिन जो एब्सॉर्ब हुआ उसका खून बनता है। लेकिन खून के अंदर कोई चीज ज्यादा होगी तो कहां जाएगी? आपके मूत्र के माध्यम से बाहर जाएगी। मैं सपोज 5 लीटर पानी पी लूं, सब मेरे खून में रहेगा, चलेगा? नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो कहां जाएगा? मूत्र के माध्यम से बाहर जाएगा। तो आपका मूत्र क्या है? आपके खून का ज्यादा हुआ हिस्सा है। आपके शरीर के अंदर कितनी मात्रा में पानी रहना चाहिए, कितने मात्रा में ये क्षार रहने चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? खुद शरीर डिसाइड करता है। तो मूत्र में और मल में ये फर्क है। आप देखो कि हमारे शरीर के अंदर मूत्र कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम जो भी अन्न खाते हैं कहाँ जाता है? हमारे जठर के अंदर जाता है, फिर छोटे आंत के अंदर जाता है, उसके अंदर के अन्न घटक सब एब्सॉर्ब हो जाते हैं, सब एब्सॉर्ब हो गया, बाकी रहा कचरा निकल गया। अब जो एब्सॉर्ब हुआ उसका कन्वर्शन फूड ग्लूकोज में होता है। फिर ये फूड ग्लूकोज का संयोग अपने लिए हुए ऑक्सीजन के साथ होता है। फिर ऑक्सीजन के साथ जिससे इस फूड ग्लूकोज का संयोग हुआ, ये हीमोग्लोबिन बनता है। ये हीमोग्लोबिन आपके शरीर के हर पेशी तक पहुंचाया जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, वो श्वसन के माध्यम से फेंका जाता है, और ये शरीर में घुमा हुआ खून वापस आपके लीवर के पास आता है। लीवर के अंदर फिर से उसकी शुद्धि हो जाती है, उसके अंदर का जो कचरा है वो एज अ सॉलिड वेस्ट बाहर निकाला जाता है, वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और ये शुद्ध खून फिर कहां जाता है? आपके आगे किडनी में जाता है। अब देखो कि किडनी का फंक्शन थोड़ा सा गहराई से हमको समझना है। किडनी के अंदर 3 फंक्शन होते हैं। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रिएशन। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में मैं समझाता हूं। आपका जो यूरिन है, आपका जो खून है, सॉरी, आपका जो खून है वो किडनी में जाता है। तो किडनी में क्या है? बहुत सारे कैपिलरीज है। वो क्या करती है? फिल्टर करती है। क्या फिल्टर करती है? खून के अंदर जो भी ज्यादा है, उस समय जरूरी नहीं है, खून के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है तो निकालेंगे, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स है, वो जब उस समय ज्यादा है उसको फिल्टर आउट किया जाता है। दूसरे पार्ट में ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है। अब शरीर में तब तक फिर से अगर जरूरत पड़े तो फिल्टर किया हुआ ब्लड जो यूरिन बना है फिर से किडनी में रीअब्सॉर्ब होता है। अगर आप सोचो, अगर वेस्ट होता तो उसको बाहर ही निकालते ना, इसको रीअब्सॉर्ब क्यों करने की जरूरत थी? तो ट्यूबुलर एब्सॉर्प्शन हो जाता है। फिर जब ज्यादा ही हो जाए तब क्या होता है? वो ट्यूबुलर सिक्रिएशन होता है, यानी वो यूरिन बनकर बाहर जाता है। यानी कुछ मिनट्स के पहले जो ब्लड था, कुछ मिनट्स के बाद वो यूरिन है। वो वेस्ट नहीं था, ज्यादा हुआ इसलिए निकाला। वो वेस्ट था इसलिए नहीं निकाला, ज्यादा हुआ इसलिए निकाला। इसको फर्क समझे। वेस्ट और ज्यादा होना, इसमें फर्क है। एक्सेस है इसलिए निकाला, अगर उसको वापस रिसर्कुलेट करेंगे वापस चल सकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं।
सपोज बिल्डिंग के ऊपर आपने पानी की टंकी रख दी, मोटर चालू किया, पानी जाके उस टंकी में गिरता है। जब टंकी भरती है तो क्या होता है, ओवरफ्लो वॉल से पानी नीचे गिरता है। अब ओवरफ्लो वॉल से 5 इंच जो नीचे गिर रहा है, क्या वो खराब है? नहीं। वही पानी आप उसको रिसर्कुलेट कर सकते हैं, टंकी खाली हो जाए। तो वैसे ही आपका यूरिन क्या है, आपके खून का ज्यादा हुआ हिस्सा है। इट्स ओवरफ्लो ऑफ योर ब्लड, यू कैन से। और उसको अगर वापस रिसर्कुलेट करते हैं तो वापस कहां डाल रहे हैं आप? डायरेक्ट खून में नहीं डाल रहे हैं, वापस आपके अन्न नलिका से आपके पेट में जा रहा है। एज इफ आपने फिर से आपने फूड सप्लीमेंट लिया हो, अन्न लिया हो। ऑलरेडी आपके शरीर ने प्रोसेस किया हुआ अन्न खून बना है, और खून के अंदर वही ज्यादा ज्यादा चीज यूरिन बनी है। यानी आपने खाया हुआ अन्न ही ऑलरेडी शरीर ने प्रोसेस किया हुआ अन्न हम वापस लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप देखें तो ऐसे इसको डिहाइड्रेशन के कंसेप्ट के अनुसार हम समझते हैं। सपोज किसी को बहुत ज्यादा उल्टियां हो गई, बहुत ज्यादा दस्त हो गए, तो ऐसे वक्त डिहाइड्रेशन की सिविरिटी डॉक्टर्स कैसे चेक करते हैं? वो पूछेंगे पेशेंट को, वो पेशाब होके तुझे कितना देर हो गया? अगर पेशाब होकर 8 घंटे 10 घंटे से पेशाब, सपोज कोई बेहोशी है, तो पेशेंट के रिलेटिव को पूछा जाता है वो पेशेंट को पेशाब होके कितना देर हो गया? अगर 8-10 घंटे से पेशाब नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर है। तो ऐसे वक्त खा के अन्न पचाकर उसका कन्वर्शन ऊर्जा में होने के लिए, यानी खून में होने के लिए समय नहीं है। तो क्या होता है? तुरंत डॉक्टर्स क्या करते हैं? सलाइन लगाते हैं। यानी अन्न खाएगा पचाएगा, समय नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आईवी बॉटल लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं। 1-2 बॉटल चढ़ता है तो पेशेंट बोलता है इसको निकालो, अब मुझे पेशाब हो गया। यानी क्या है? वेन एवर यू आर ओवर हाइड्रेटेड यू पास यूरिन, वेन एवर यू आर डिहाइड्रेटेड यू डोंट पास यूरिन। यही सिंपल है। यानी जब भी शरीर के अंदर ओवर हाइड्रेशन होता है, आप देखो कि आपके शरीर के अंदर क्षारों की कमी है, पानी की कमी है, तो आपका कभी यूरिन नहीं होगा। सो व्हाट इज यूरिन? यूरिन इज ओवर हाइड्रेशन ऑफ योर ब्लड, है ना? तो उसमें घबराने की बात नहीं है। और एक उदाहरण लेते हैं, प्रेशर कुकर का उदाहरण ले लो। सपोज एक प्रेशर कुकर ले लो, उसके अंदर आप खाना पकाने के लिए रख दो, क्या हो जाता है? थोड़ी देर बाद सीटी बजती है। सीटी बजती है यानी क्या होती है? अंदर ज्यादा हुई भाप बाहर निकल रही है। अब अंदर ज्यादा हुई भाप जो बाहर निकल रही है, क्या वो खराब है? वेस्ट है? नहीं है, है ना? उसी के ऊपर खाना पक रहा था, वो ऊर्जा का तो अंग था। लेकिन सपोज मैं उस सीटी को निकाल दूं और उस होल को वेल्डिंग कर दूं, क्या हो जाएगा? कुकर फट जाएगा। वैसे मैं जो अन्न खा रहा हूं वो सब मेरे खून में रह जाए, चलेगा? नहीं। ज्यादा हो जाएगा तो कहां जाएगा? मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। अब सपोज किसी का किडनी फेल हो गया तो क्या हो जाता है? हाँ, खून के अंदर के सारे घटक हेवायर बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो किडनी फेल्यूर के पेशेंट होते हैं, क्या होता है? हाथ पैर पे सूजन आने लगती है। फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किडनी तज्ञ के पास जाएंगे, वो क्या बोलेगा? इतना ही पानी पीना, इतना ही दाल खाना, क्योंकि ज्यादा होता है तो बाहर निकलने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं बचा है। इसीलिए ऐसे कहा जाता है। तो आपके पास किडनी है, इसलिए हम हमारे पास फ्रीडम है, हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं। तो आपका किडनी जो है, आपके खून में ज्यादा हुआ घटक ही निकालते हैं। तो वेस्ट नहीं है, बेस्ट है, ये हमने समझा। अगर आप देखें कि लोग फिर पूछते हैं कि ये इतना अच्छा है तो शरीर ने फेंका ही क्यों? हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आप देखो कि किडनी के अंदर, किडनी के मतलब जो खून से जो पानी सोडियम वगैरह जो मिनरल्स वगैरह जो बाहर निकलते हैं, हाँ, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, वो कोई जहरीले नहीं है। अगर खून वेस्ट नहीं है तो मूत्र भी वेस्ट नहीं है, अगर उसको वापस लेते हैं तो उसका फायदा ही है ना? अब ये लेने, इसके अंदर सिर्फ आपने खाए हुए अन्न घटक ही आते हैं ऐसा नहीं है। आपके शरीर के लिए जरूरी हार्मोन्स जो स्रावित हो रहे हैं वो उसमें पा रहे हैं। आपके शरीर के अगर अंदर अगर कोई इंफेक्शन होता है तो उसके लिए शरीर के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज तैयार होते रहते हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो अगर ये वापस हम लेते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ बायो फीडबैक, यानी ये वापस शरीर को मिल जाता है और वो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं है। आप देखो कि लोग बोलते हैं कि शिवाणु के अंदर यूरिया है, क्रिएटिनाइन है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, हाँ, अगर ये लेंगे तो नुकसान होगा, है ना? लेकिन आप देखो कि समुद्र में पाया जाने वाला जो यूरिया है या क्रिएटिनाइन बहुत ही अल्प प्रमाण में है।
लेकिन इसको भी फायदा होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स क्या करते हैं, एंटी वेनम का काम करते हैं। आपने सुना होगा किसी को सांप ने काटा तो क्या होता है, विष से ही विष निकालने का तरीका होता है। यानी एंटी वेनम इंजेक्शन में उसी सांप का विष होता है, अल्प प्रमाण में विष देते हैं तो वो विष उतर जाता है। वैसे ही स्वमूत्र में पाए जाने वाले कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, वो विष को ही विष निकाले, यानी शरीर को साफ करने का काम करते हैं। तो इसीलिए शिवाम्बु चिकित्सा असर का काम करती है। अब लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर ये सब ठीक है ना, स्वमूत्र वेस्ट नहीं है, बेस्ट है, हम सीखा, लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन आपके माहिती के लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी आपने शिवाम्बु चिकित्सा प्रैक्टिस की है। जैसे इस वेबिनार की शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए, मैंने शिवाम्बु लिया है, और कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सबने शिवाम्बु प्रैक्टिस की है। आप कहेंगे कब? जब हम अपने माताजी के पेट में थे, तब आप क्या कर रहे थे? हाँ, तब आप जो गर्भजल में आप तैर रहे थे, वो गर्भजल क्या होता है, मोर देन 75% गर्भजल जो है वो आपका यूरिन ही होता है। और उस यूरिन से, वो नाक से मुंह से आप ले रहे थे, और आपके शरीर के अंदर क्या बन रहा था, आपका शरीर का निर्माण हो रहा था। आप देखो कि ये जो गर्भ है, जो गर्भ भ्रूण है गर्भाशय के अंदर, वो कैसे उसका विकास होता है, इसकी प्रोसेस अगर आप ये पढ़ोगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पहले आप देखोगे कि आपके शरीर के अंदर अगर कुछ बनता है, यानी पहले 5-6 हफ्ते में ही आपका किडनी तैयार हो जाती है आपके गर्भ में। और किडनी तैयार होती है, और 9वें 10वें महीने से नेफ्रॉन का काम शुरू हो जाता है, यानी आप सुसु करने लगते हो, सिंपल भाषा में अगर कहे, कौन से 9वें 10वें हफ्ते में से। और फिर ये सुसु जो है, आपका जो यूरिन है, वो गर्भजल को बढ़ाते जाता है, और ये गर्भजल आपके नाक से, आपके मुंह से अंदर जाता है। आपके फेफड़ों का विकास मानवीय मूत्र से होता है ना। तो ये अलग अलग तरीके से, इस तरह से मानवीय मूत्र से ही गर्भजल का निर्माण होता है। और मैक्सिमम जो एम्नियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, गर्भजल बोलते हैं, उसमें यूरिन ही होता है। और बच्चे के मतलब गर्भ के यूरिन ट्रैक में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और वो यूरिन पास न करे, तो गर्भ का विकास नहीं हो पाता है। यानी आपके माताजी के नेवल कॉर्ड से आप एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहते हैं। माताजी खाती रहती है, हमको मिलता रहता है। माताजी जो भी अन्न खाती है, प्रोटीन्स खाती है, लेकिन उससे जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, और उससे जो यूरिन बनता है, उससे गर्भजल बनता है। और गर्भजल पर ही क्या होता है, ये सारी चीजें निर्माण होती रहती है। आप देखो कि एक 16 अगस्त 1988 में न्यूयॉर्क टाइम्स में मेडिकल सेक्शन में एक रिपोर्ट छपी थी। उसमें वो कहते हैं कि एम्नियोटिक फ्लूइड का मुख्य हिस्सा यूरिन है। और उसमें एक प्रयोग किया गया। उसमें प्रयोग ऐसा था कि एक विलियम पूल करके एक बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसे दावा किया है कि गर्भ के अंदर जो गर्भ जल है, सपोज कभी कभी क्या होता है ना, आजकल इतनी सारी एडवांस सर्जरीज होती है, तो बच्चा जब गर्भ में होता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसको दिक्कतें सॉल्व करने के लिए बाहर से लेप्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी जब गर्भ के ऊपर की जाती है, तो उसका जो व्रण है वो भी नहीं बचता है, ऐसा विलियम पुल का दावा है। और जब बच्चा पैदा होने के बाद अगर बच्चे के ऊपर कोई आप सर्जरी करते हो, तो उसका व्रण बच जाता है। यानी उस सर्जरी का व्रण भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो यूरिन युक्त एम्नियोटिक फ्लूइड क्या करता है, उसको ठीक करने में मदद करता है। तो आमतौर पर ये एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो यूरिन ही है। और आप सब ने क्या किया है, यूरिन थेरेपी आप जब गर्भाशय में थे तब प्रैक्टिस की हुई है। थोड़ा सा और इसका सिद्धांत देखते हैं, शिवाम्बु प्रक्रिया कैसे काम करती है। एक्चुअली आप देखो, अगर शिवाम्बु आप लोगे, है ना, यूरिन को लेंगे, तो उसमें 95% क्या है, पानी है ना। फिर 2.5% यूरिया है। एक्चुअली यूरिन के अंदर जो क्षार पाए जाते हैं उसमें मेजर चंक यूरिया है, इसीलिए इसको यूरिन नाम दिया, है ना। तो 2.5% है। बाकी का 2.5% क्या है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, क्षार है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है। तो अलग अलग शरीर के लिए जरूरी जो आवश्यक रसायन है, वो सारे रसायन आपके मूत्र में पाए जाते हैं। अब लोग बोलते हैं डॉक्टर ये भी समझ में आ गया कि मूत्र वेस्ट नहीं है, बेस्ट है, हमने गर्भ में ही इसका प्रैक्टिस किया है, लेकिन ये कैसे काम करता है? एक्चुअली आप देखो कि शिवाम्बु थेरेपी कैसे काम करती है।
ये सुनना या इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि एक नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है। नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या है? कि नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है कि डिटॉक्स योर बॉडी एंड रिप्लेनिश विद द न्यूट्रिएंट्स, यू विल बी ऑलराइट। ये निसर्गोपचार क्या कहता है? कि मूल कारण के ऊपर उपचार करो। शरीर के अंदर बीमारी की जड़ क्या है? शरीर के अंदर विजातीय द्रव्यों का संचय होना, ये क्या है? जड़ है। तो निसर्गोपचार क्या कहता है? कि पहले आप शरीर की शुद्धि करो, डिटॉक्स योर बॉडी, और पेशी को अच्छे न्यूट्रिएंट के साथ क्या करो? रिप्लेनिश करो। अब ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत अगर कोई एक चीज फुलफिल करती है तो वह है शिवाम्बु चिकित्सा। इसीलिए शिवाम्बु चिकित्सा का बहुत ही असरकारक रिजल्ट आता है। तो इट वर्क्स लाइक अ क्लिंजिंग एजेंट, इट वर्क्स लाइक अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये एंटीवायरल है, हार्मोनल बैलेंसर है। ऐसे हमारे पास 100-150 केसेस ऐसे होंगे जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते थे, हार्मोनल इम्बैलेंस होता था, जिन पुरुषों के अंदर भी दिक्कतें थी, शिवामू लेना शुरू किया और उनका सब हार्मोनल इम्बैलेंस गायब हुआ और लोग ठीक हो गए। हाँ, आज हम देखते हैं कि जो इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स भी है ना, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए बहुत सारे इफेक्ट्स है। एंटीनियोप्लास्टिक यानी क्या है? बहुत सारे शरीर के अंदर कोई गांठ बन जाती है, नियोप्लास्टिक लीजन्स तैयार होते हैं, तो उसको दूर करने का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक इफेक्ट है। जैसे आप जानते होंगे कि आजकल बहुत सारे देहातों में ये कहावत कही जाती है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि लोग पुराने जमाने में कहते थे, अरे ये इतना कंजूस व्यक्ति है कि कटी उंगली पे भी ये पेशाब नहीं करेगा। आपने सुना है ये कहावत? यानी कट गया जल गया, ये कहावत के पीछे साइंस क्या है? अरे कट गया जल गया तो इतनी कंजूसी मत कर कि अपना सुसु उसके ऊपर डाल, ऐसा कहावत था, है ना। यानी आज भी हम देखते हैं महाराष्ट्र में बहुत सारे देहातों में, है ना, कुछ खेत में काम करते हुए कट जाता है, जल जाता है, तो तुरंत उसके ऊपर शिवामू डालते हैं, मिट्टी लगाते हैं, तुरंत वो ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी के समय में उन्होंने ऐसे ऐसे जख्म ठीक किए, वो शिवामू की वजह से ठीक किए। उनका कहना होता था कि पहले 15 मिनट में अगर कोई जख्म हुई, कट गया जल गया, तो पहले 15 मिनट में अगर आप उसके ऊपर शिवामू डालो तो उसमें कभी सेप्टिक नहीं होगा, कभी पस नहीं होगा, कभी उसका मतलब वो जख्म तुरंत हील होना शुरू हो जाती है। तो इतना असरकारक रिजल्ट शिवाम्बु में होता है। इसलिए वो एक क्या है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। अगर आपको डिटेल में समझना है तो अलग से हम कोई एक टेक्निकल इसके विषय पर, इसके ऊपर बातें करेंगे। आज शिवाम्बु चिकित्सा इतना बढ़िया चीज है कि तो फिर इसका विज्ञान क्यों समर्थन नहीं करता है, ऐसा लोग मुझे पूछते हैं, है ना। आपने तो कहा कि किडनी ऐसा है वैसा है, इतना बेस्ट है, तो मेरा फैमिली डॉक्टर क्यों नहीं बताता, मेरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों नहीं बताता है? इस तरह के प्रश्न लेकर भी लोग आते हैं। अरे विज्ञान भी इसके ऊपर कुछ बात करता भी है नहीं है, ऐसा मन में प्रश्न आपका आना स्वाभाविक है। अब उसका भी उत्तर थोड़ा सा समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि आजकल दुनिया भर में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है। तो 1972 का एक रिसर्च बुक में हमने देखा कि जामा है, साइंस है, ऐसे बहुत सारे स्टडीज जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं अलग अलग दवाइयों के ऊपर, उसमें शिवाम्बु से निकाले हुए बहुत सारे घटकों का अभ्यास करके, यानी यूरिन से अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल सब्सटेंसेस निकालकर उसके ऊपर बहुत सारी दवाइयां बनाई गई है। ऐसे 1000 से भी ज्यादा टेक्निकल साइंटिफिक पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। तो ये साइंटिफिक नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने यूरिन से निकालकर ऐसे बहुत सारी मेडिसिन का पता लगाया हो तो ये ऑलरेडी, है ना, प्रूव्ड साइंस है। अगर किसी चीज से अगर आप दवाई बनाते हो तो उस चीज का डायरेक्ट इस्तेमाल भी हो सकता है। तो डायरेक्ट इस्तेमाल होने के लिए हम थोड़ा सा इसके और डिटेल में साइंस ने क्या क्या खोजबीनें की है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आप देखो कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए यूरिन यानी एक आर्थिक वरदान है, इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं वो लोग, है ना, साइंटिफिक भाषा में। तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक केमिकल्स जो हमारे शरीर के अंदर जरूरी होते हैं वो सीक्रेट होते रहते हैं। अब जो ज्यादा होते हैं तो मूत्र के माध्यम से बाहर जाते हैं। इवन जिसके शरीर के अंदर बहुत सारे, कुछ सपोज कोई इंफेक्शन हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो नेचर हील्स एवरीथिंग, है ना, आपके शरीर के अंदर ही फाइट करने की क्षमता होती है।
तो शरीर के अंदर ऐसे अलग अलग प्रकार के रसायन उस बीमारी को फाइट करने के लिए स्रवित होते रहते हैं, वो भी हमारे मूत्र में पाए जाते हैं। तो उनका यूरिन, यानी बीमार इंसान का यूरिन भी अलग से इकट्ठा करके उस केमिकल्स का अभ्यास करके उन्होंने ऐसी बहुत सारी दवाइयां आज बनाई जाती है, लेकिन आम इंसान को इसमें पता नहीं है। मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे एक दो मेडिसिन दिखाई दे रहे हैं। एक है यूरोकाइनेस। आप किसी भी केमिस्ट शॉप में जाए, यूरोकाइनेस का जो इंजेक्शन है वो ले ले। उसके अंदर एक लिफलेट होता है, उस लिफलेट निकाल ले। उसके अंदर एक कंटेंट का कॉलम होगा, इस इंजेक्शन कंटेंट पढ़ो। उसमें लिखा होगा दिस इंजेक्शन इज मेड आउट ऑफ ह्यूमन यूरिन, मानवीय मूत्र से बना हुआ दवा है। कब इस्तेमाल होता है? किसी को अगर सपोज कोई कार्डियोलॉजिकल इंफेक्शन हो गया, न्यूरोलॉजिकल कोई स्ट्रोक आ गया, मतलब कोरोनरी आर्टरीज में या कोई आर्टरी में कोई ब्लड क्लॉट तैयार होता है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए यूरोकाइनेस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है। तो यूरोकाइनेस क्या है? मेरे आपके शरीर से जो बहने वाला मूत्र है उसके अंदर ये यूरोकाइनेस पाया जाता है। मेरे खून के अंदर भी यूरोकाइनेस है। वो क्या करता है? खून को ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अरबट चरबट खाते हैं, ठीक तरह से परहेज नहीं करते हैं, तो उनके शरीर के अंदर इस तरह की गुठली बन जाती है। तो उस गुठली को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक इंजेक्शन की कीमत 3-3.5 हजार रुपए है ना। 6-6 घंटे के अंतराल में 5-6 इंजेक्शन लगा देते हैं। ये यूरोकाइनेस का इस्तेमाल करते हैं। अभी रिसेंटली मैं केरल गया था। केरल में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर एक न्यूरोलॉजिस्ट आए थे, उनका नाम था भानु प्रकाश, न्यूरो सर्जन थे। वो बोल रहे थे कि हम जब न्यूरो सर्जरी करते हैं तो जो ट्यूबल्स डालते हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट न होवे, इसके लिए पहले से ही यूरोकाइनेस हम डाल के रखते हैं ताकि वो ब्लड ही क्लॉट ना हो जाए। तो आपके मेरे शरीर से निकला हुआ या यूरोकाइनेस यूरिन में पाया जाता है, उससे इंजेक्शन बनाया जाता है। जिसके शरीर के अंदर इस तरह के क्लॉट बने हैं उसको देकर ये डिसॉल्व किया जाता है। दिस इज नथिंग बट शिवांगु चिकित्सा है। आप किसी का मूत्र आप से निकाल कर लो या खुद का खुद पियो, हाँ, सब बराबर है। एक CDA2 नाम का ड्रग है जो चाइनीज मेडिसिन है, जो शिवांबू से बनता है, एंटी कैंसरस ड्रग है ना। आगे हम बात करें तो ये परगोनल करके एक दवा है। बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, तो ऐसे में ये बर्गोनॉल का इस्तेमाल करते हैं। एरेसरिनो करके एक बड़ी फार्मा कंपनी है, इटली, स्पेन, ब्राजील, अर्जेंटीना में। जो मेनोपॉजल स्टेज के बाद जो महिलाएं जो स्वयंसेवक होती है वो मूत्र इकट्ठा करके उनको देती है। बाकायदा ये लोग पैसे देते हैं यूरिन देने के लिए, यूरिन दान करने के लिए। तो ये भी मानवीय मूत्र से बनाई हुई दवाई है ना। तो यूरिया फील है, यूरिया पोलिट्रोपिन है, ये इनफर्टिलिटी की दवाइयां है। प्योर स्किन है नाम की दवा, जो अलग अलग प्रकार के स्किन ऑइंटमेंट्स के तरह यूज किया जाता है। एमिनो सर्व नाम की एक दवा है जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रेमेरिन करके है जो इस्ट्रोजन सप्लीमेंट का काम करती है, स्पेशली फीमेल में यूज किया जाता है। अलग अलग प्रकार के स्किन्स में बहुत सारे ऐसी दवाइयां हैं जो मानवीय मूत्र से बनाई जाती है। और एक आप स्क्रीन पे देख रही है एंटीनियोप्लास्टोन नाम का एक इंजेक्शन है। आपको आश्चर्य होगा कि एक इंजेक्शन की कीमत 1.5 लाख रुपए है। हाँ, और एक 25-30 इंजेक्शन का कोर्स होता है। जनरली ये कहा जाता है कि इस तरह के कोर्सेज करने हैं तो आपके पास एक 1-1.5 करोड़ रुपए है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। हाँ, ये क्या करता है? एंटीनियोप्लास्टोन एंटी कैंसरस ड्रग है, एंटी कैंसरस इंजेक्शन है। आप देखोगे कि किसी का भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते होंगे तो उसमें अगर MRI पेट स्कैन रिपोर्ट देखो तो उसमें लिखे होंगे न्यूप्लास्टिक लीजन्स, है ना। तो जिसके शरीर के अंदर इस तरह की गांठें बनती है उसको गलाने के लिए एंटीनियोप्लास्टोन का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीनियोप्लास्टोन क्या है? आपके मेरे शरीर के अंदर स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। वो क्या करता है? मेरे शरीर के अंदर पेशियां बनना, मृत होना अखंडता से चल रहा है, कोई गांठ न बने उसके लिए मेरे शरीर के अंदर ये एंटीनियोप्लास्टोन नाम का रसायन स्रावित होता रहता है। लेकिन कोई व्यसन करता है, अरबट चरबट खाता है ना, दारू तंबाकू वगैरह इस तरह का सेवन करता है, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो ऐसे शरीर के अंदर एंटीनियोप्लास्टोन कम पड़ जाता है और उसमें क्या हो जाता है?
कुछ पेशियां हमारी विकृत हो जाती है, और कुछ पेशियां हमारी विकृत हो जाएगी तो ऐसे के शरीर के अंदर गांठ बन जाएगी। तो विज्ञान ने क्या किया, बहुत सारे स्वस्थ लोगों का यूरिन इकट्ठा किया, और उनके यूरिन में वो एंटीनोप्लास्टोन पाया जाता है। तो वो रसायन बाजू किया, और वो रसायन बाजू करके जिसके शरीर के अंदर एंटीनोप्लास्टोन कम पड़ने की वजह से नियोप्लास्टिक लीजन्स आए हैं, उनको ये इंजेक्शन लगाया। अब इनको इंजेक्शन लगने के बाद क्या हो जाता है, वो एंटीनियोप्लास्टोन ज्यादा हो गया शरीर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इस तरह के नियोप्लास्टिक ट्यूमर जो होते हैं वो रिग्रेस होने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो ये क्या है, नथिंग बट यूरिन थेरेपी है ना। हाँ, ये शिवाम्बु चिकित्सा ही है। यानी आप मानवीय मूत्र के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलो तो बहुत सारे प्रश्न हम खड़ा कर देते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे दवाइयों की लिस्ट है जो मानवीय मूत्र से बनाई जाती है। हम लोग साक्षर है, हम जानते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा इसको और गहराई से समझते हैं कि हमारे मतलब शिवाम्बु के अंदर ऐसे बहुत सारे औषधीय घटक है। जैसे मैंने कहा कि हमारे शिवाम्बु के अंदर मेजर चंक क्या है, यूरिन है। लेकिन आप देखो कि यूरिया है, सॉरी। हाँ, अब ये यूरिया जो है वो हमारे स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्किन ऑइंटमेंट्स का निर्माण जो किया जाता है उसके अंदर सिंथेटिक यूरिया यानी मेडिकेटेड यूरिया का इस्तेमाल होता है। और मेडिकेटेड यूरिया का सोर्स अगर कुछ है तो ह्यूमन यूरिन है। यानी मानवीय मूत्र से ही मेडिकेटेड यूरिया बनता है, और उसमें से बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे फेस मॉइस्चराइजर जो यूज करते हैं उसमें से अराउंड फेस मॉइस्चराइजर है, बॉडी लोशंस है, हैंड क्रीम्स है, उसमें अराउंड 2 से 10% यूरिया का इस्तेमाल होता है जो मानवीय मूत्र से बनता है। फूड क्रीम्स होते हैं उसमें 25% तक यूरिया का इस्तेमाल होता है। पैर में हील बाम्स होते हैं, है ना, तो उसमें भी 50% तक यूरिया का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से अलग अलग क्रीम्स में इसका इस्तेमाल औषधीय घटक के माध्यम से एक किया जाता है। अभी मेरे आपके सामने जो स्क्रीन खुला है उसमें एक बहुत मनोरंजक बात है। आप देखो कि ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, है ना, यूसरीन देखते हैं, सीरा वी देखते हैं, या फिर सीटाफिल वगैरह देखते हैं। ये सब क्या है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, मार्केट में आज अवेलेबल है। आज जितने भी युवा पीढ़ी है सारी चीज इस्तेमाल करती है। आपको पता है ये क्या है, इसके अंदर पूरी तरह से यूरिन का ही इस्तेमाल किया है ना। मेडिकेटेड यूरिया जो ह्यूमन यूरिन है, यानी किसी का मूत्र लेकर आप पैसे देकर चेहरे पर लगा ले रहे हो। किस लिए लगा रहे हो, तेरा चेहरा चमक जाए। लेकिन आपको पता नहीं आप किसी का यूरिन लगा रहे हो, और खुद का लगाने के लिए बोल रहे हो डॉक्टर वो कैसे जमेगा, वो नहीं जमेगा, वो नहीं जमेगा करते लोग। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने है। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो कि ये सब कैसे यूरिन से बनता है, मानवीय मूत्र से बनता है। अब जैसे यूरिया नाम का एक घटक जो मेडिकेटेड यूरिया है, ऐसे बहुत सारे तत्व है। मेलाटोनिन नाम का एक बहुत बड़ा हार्मोन है। आप देखो कि सुबह सुबह हमारी पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन स्रावित होता है, और ये मेलाटोनिन क्या करता है, सुबह के मानवीय पहले मूत्र में ही पाया जाता है। और उससे भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनती है। तो मेलाटोनिन क्या है, आपका उत्साह बढ़ाती है, दिन भर आप उत्साही रहते हो। इसलिए आप देखो कि जो शिवांगु पीता है ना, दिन भर उत्साही रहता है। नहीं तो ऑफिस में जाएंगे ड्राउजी रहेंगे, थोड़ा सा हर समय फटीग्ड रहते हैं, है ना, निरुत्साह रहता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दूर होती है, क्योंकि आप जो शिवांबु ले रहे हैं उसमें से आपको मेलाटोनिन वापस मिल रहा है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे ईजीएफ है, सीएसएफ है ना, तो ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो औषधीय घटक है जो मानवीय मूत्र से बनती है। डिटेल में हम इस यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे आप देखें कि थायराइड से रिलेटेड हो या इस तरह के बायो एक्टिव सब्सटेंसेस जो यूरिन में पाए जाते हैं, है ना, वो भी मानवीय मूत्र से मिलते हैं, है ना। एफएसएच हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, पीटीएच है, एंटी कैंसरस सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये सब क्या है, औषधीय घटक है, मेडिसिनल सब्सटेंसेस है जो मानवीय मूत्र में पाए जाते हैं। कोई इसको मतलब आप गूगल करके भी देख सकते हो ये सारी चीजें है कि नहीं है ना। तो अगर ये मानवीय मूत्र में इतनी सारी मेडिसिनल सब्सटेंसेस है, और जिसका इस्तेमाल ये सारी दवाई बनाने वाली कंपनियां बना रही है, पैसा कमा रही है, इसको लिक्विड गोल्ड कहा।
है ना। आप देखो कि पोर्टा जॉन है, एंजाइम्स ऑफ अमेरिका है, वहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यूरिन कलेक्शन सेंटर्स है बाकायदा। जैसे हमारे पास ब्लड बैंक होता है, वहां पे यूरिन बैंक होता है। वो लोग क्या करते हैं कि घर घर में यूरिन ले जाके देते हैं, और वो आग्रह करते हैं कि फीमेल का यूरिन अलग से इकट्ठा करो, मेल का यूरिन अलग से इकट्ठा करो, और वो लेकर जाते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं, और वो यूरिन से बहुत सारी दवाइयां बनाने का कारोबार आज दुनिया भर में हो रहा है। फिर मेरा आपसे प्रश्न है, क्या ये साइंस ने संशोधन नहीं किया है? क्या साइंस इसको नहीं जानता है? सब कुछ जानता है, लेकिन क्या है, आम इंसान को ये पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये मल्टी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है ना, जिसका आप सोच नहीं सकते। दुनिया भर में दो इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज है, एक एमिनेशन इंडस्ट्री जो, और दूसरी है फार्मा इंडस्ट्री। और इतनी सारी दवाइयों का निर्माण अगर मानवीय मूत्र से होता है, तो उसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी हो सकता है। आप देखो कि मानवीय मूत्र में अगर घटक देखे जाए तो क्या क्या घटक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, जैसे मैंने कहा कि वो क्लिनजिंग करते हैं। हमारे मानवीय मूत्र में एमिनो एसिड्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। अगर आप ब्लड के साथ कंपैरिजन करें, तो आप सपोज कोई पेपर ले लो, एक बाजू में आप यूरिन के अंदर के घटक लिखो, दूसरे बाजू में आप मूत्र के अंदर के, सॉरी, ब्लड के अंदर के घटक लिखो। आप हैरान हो जाएंगे, जो ब्लड में है वही यूरिन में है, जो यूरिन में है ब्लड में है। तो ब्लड वेस्ट नहीं है, तो मूत्र भी वेस्ट नहीं है। आज इतनी सारी दवाइयों का निर्माण होता है, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो प्रश्न आता है, अब ये कोई प्रयोग अवस्था में नहीं रहा है, ये भी क्लियर हो गया। हाँ, तो स्वास्थ्य पाने के लिए शिवाम्बु एक असरकारक साबित हुआ है। इसका अनुसंधान, आप देखो कि लोग सोचते हैं रिसर्च पेपर कहाँ है, डायरेक्ट इस्तेमाल का रिसर्च पेपर कहाँ है। एक्चुअली आप देखो कि शिवाम्बु का जो भी प्रयोग है ना, ये इसका अनुसंधान हो, इसके चिकित्सक, हाँ, एक एकेडमिक संस्थान के बजाय क्लिनिकल माहौल में उन्होंने ये सारे प्रयोग किए हैं, और उसका रिजल्ट मिला है। तो विज्ञान का इतिहास हमने देखा कि शिवाम्बु कोई जस्ट एक परिकल्पना नहीं है, तो ये पूरी तरह से क्या है, प्रायोगिक अवस्था में नहीं है, तो इसका उपयोग हजारों सालों से करते आए हैं, लोग करते आए हैं, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आज के वेबिनार का क्या है, हमारा ब्रीद वाक्य क्या है, जो अपने पास है वही खास है ना। अगर ये खास है, तो इसका इस्तेमाल करना भी हमको जानना चाहिए। अब शिवाम्बु का पौराणिक इतिहास देखा हमने, मॉडर्न इतिहास देखा, मल मूत्र के साथ उच्चार किए जाने वाला मूत्र पवित्र कैसे है ये हमने समझा। साइंस ने इसके ऊपर क्या क्या खोज भी नहीं की है ये हमने समझा। कितनी सारी दवाइयों का निर्माण होता है ये भी हमने समझा। अब शिवाम्बु के प्रति कोई घृणा रही? नहीं रही। लोग बोलते हैं बढ़िया है, अच्छी बात है। अब जल्दी जल्दी बताओ इसका इस्तेमाल, शास्त्रोक्त इस्तेमाल कैसे करना है। चलो इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं। इसका इस्तेमाल साइंटिफिक तरीके से करेंगे, शास्त्रोक्त तरीके से करेंगे, तो इसका बहुत ही असरकारक रिजल्ट मिलता है। तो इसमें अलग अलग प्रयोग है, कुछ इंटरनल एप्लीकेशंस है, कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है। कोई भी इंटरनल एप्लीकेशन है तो उसके लिए ताजे स्वमूत्र का इस्तेमाल करना है। अगर कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, उसके लिए थोड़ा सा पुराने शिवाम्बु का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ताजे स्वमूत्र का इस्तेमाल कहां कहां करना है। पहला आता है शिवाम्बु पान, यानी क्या है, शिवाम्बु पीना, है ना। तो इसमें जनरली भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को जो शिवाम्बु कल्प विधि तंत्र योग में बताई है, उसमें वो कहते हैं कि शिवाम्बु यानी सुबह का पहला शिवाम्बु जो होता है, उसको पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो शिवाम्बु सुबह का पहला पीना यानी क्या करना है, उसमें जनरली कहा जाता है कि सुबह का पहला यानी मिड मिड स्ट्रीम यूरिन पकड़ने की बात की है। पहले 4 बूंद और आखिरी 4 बूंद छोड़ना है, और बीच वाली जितने भी यूरिन आए, 100 200 300 ml जितनी भी आए, बड़ा लोटा लेकर उस पर पकड़े, और पूरब दिशा की ओर मुंह करके पीने का अनुग्रह किसमें बताया है, मतलब तंत्र योग में बताया है। जनरली ऐसे भी कहा जाता है कि तंत्र योग मतलब जो शिवाम्बु कल्प विधि है, उसमें एक चुटकी आपको हल्दी, एक चुटकी आंवला पाउडर, और एक चुटकी सुंठ पाउडर, सुंठ होता है ना, वो अगर आप मुंह में डालेंगे और उसके ऊपर शिवाम्बु पान करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए बातें बताई है। अगर नहीं कर सकते, एटलीस्ट सुबह उठ के पहला मिड स्ट्रीम यूरिन यानी पहले 4 बूंद आखिरी 4 बूंद छोड़ना है। पहले 4 बूंद क्या छोड़ना है, वो कहा जाता है कि थोड़ा सा एसिडिक होते हैं, कभी कभी यूरिन ट्रैक में कुछ अटका पड़ा हो,
तो भी निकल जाता है, और आसानी से मिड स्ट्रीम यूरिन पकड़कर अगर आप पीते हैं तो उसका एक अपना फायदा है। तो इसमें शिवाम्बु पान कौन कौन कर सकता है? सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कर सकते हैं। किसको नहीं पीना है ये भी थोड़ा सा समझना आवश्यक है। जिनका किडनी फेल्यूर है, जिनका ब्लड यूरिया ब्लड क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे लोगों को शिवामू नहीं पीना है। जिन बहनों का मासिक धर्म आता है माहवारी के समय, उस वक्त शिवामू नहीं पीना है। या फिर कोई कैंसर जैसी ट्रीटमेंट चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, हाँ, या कोई हायर पोटेंसी का स्टीरॉयड आप ले रहे हैं, हायर पोटेंसी के कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जब वो दवाई ले रहे हैं उस वक्त 24 घंटे तक शिवाम्बू नहीं लेना है। उसके बाद शिवाम्बू आप ले सकते हैं, उसका तुरंत असर दिखता है। आप जब शिवाम्बू पीते हैं तो क्या हो जाता है, आपके शरीर के अंदर पहली चीज होती है कि आपके पेट के अंदर जो मल इकट्ठा होता है उसको साफ करने का काम शिवाम्बू करता है। पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है, शरीर हल्का होने लगता है। फिर शिवाम्बू पीने के साथ शिवाम्बू नस से भी कर सकते हैं, है ना, नाक से भी पीने का तरीका है। जिनको कोई नेजल प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, तो शिवाम्बू नाक से पिया जा सकता है। शिवाम्बू के ड्रॉप्स भी डाले जा सकते हैं। शिवाम्बू नेति भी कर सकते हैं। हाँ, शिवाम्बू नेति का भी एक अपना फायदा है। जैसे हम रेगुलर गुनगुने पानी में नमक डालकर पानी से जल नेति करते हैं, वैसे आप शिवाम्बू नेति करेंगे तो उसका और अच्छा रिजल्ट हमने देखा है। कोरोना महामारी में सुबह दोपहर शाम बहुत सारे लोग शिवाम्बू नेति से भी अपने आप को बचा रहे थे। तो शिवाम्बू नेति का अपना फायदा है। जिनके अंदर नाक में नेजल डेविएशन है, मांस बड़ा है, मेरी खुद की माताजी को रोज एट्रोविन ड्रॉप्स डालना पड़ता था। उस जमाने में 1970-72 में मेरे अंकल जो थे वो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, उनसे वो दवाई लाती थी। और जब ये पिताजी ने प्रयोग शुरू किया तो माताजी मेरी विरोध करती थी, लेकिन पिताजी के आग्रह पर उन्होंने ये शुरुआत की, नाक में डालना शुरू किया। और आज उनकी उम्र 80 साल है, आज तक कभी ऑट्रोविन ड्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब उनके जवानी में उनकी ऑट्रोविन ड्रॉप्स जो बंद हो गई, उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी, वो शिवाम्बू नस्य करने की वजह से, है ना। तो शिवाम्बू एनिमा बस्ती क्रिया है ना। जैसे बहुत सारे लोगों में हमने देखा कि जैसे इसोफेगल कैंसर होता है, ऊपर से शिवाम्बू नहीं जाता है, थ्रोट में कैंसर है, तो ऐसे लोगों को हम शिवाम्बू एनिमा देते थे, है ना। तो शिवाम्बू एनिमा का भी एक अपना फायदा है। ठीक है, शिवाम्बू एनिमा कैसे दिया जाता है उसके अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि इवन ड्रिप एनिमा देते थे, यानी कैथेटर 90% अंदर डाल देते थे गुदद्वार से, और उसमें से वो शिवाम्बू ड्रॉप 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 सलाइन के बोतल में शिवाम्बू भर के उल्टा लटका के उसमें वो डालते थे, और ड्रॉप ड्रॉप जाके बड़े इंटेस्टाइन में गिरता था। और जिनके इसोफेगस से म्हणजे अन्नलिका से जो चीजें नहीं जा रही थी वो भी धीरे धीरे ओपन हुई, है ना। रोज 21 दिन तक हमने इस तरह के एनिमास दिए। इवन रेगुलर जिनको कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, जनरली उम्र के 60 के बाद कभी कभी हमारे आंतों की जो हलचल है वो ठीक तरह से नहीं होती है, ऐसे वक्त शिवाम्बु का एनिमा का इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके लिए भी ताजा स्वमूत्र इस्तेमाल करना है। जैसे पीने के लिए मैंने ताजा कहा, अभी लिया तुरंत पिया, है ना। मैक्सिमम 3-4 घंटे तक रखी हुई शिवाम्बू का आप ताजा कह सकते हैं। सपोज आप 5-5:30 बजे उठे, उस वक्त शिवाम्बू हुआ, उस वक्त आप पीना नहीं चाहते, ढक के रख दिया, 7-7:30 बजे पिया, चल सकता है। उससे नस किया, चल सकता है। उससे आंखें धोई, चल सकता है। इवन रात में हुई 12-1 बजे हुई शिवाम्बू आपने इकट्ठा किया, दूसरे दिन उसका एनिमा लिया, यानी एनिमा के लिए 7-8 घंटे तक रखी हुई शिवाम्बू का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वो इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। देन आजकल मॉडर्न तकनीक है कि शिवाम्बू के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। इंट्राडर्मल इंट्रामस्कुलर शिवाम्बू का इस्तेमाल, इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जिनको एलर्जिक कंडीशंस है ना, बार बार रैशेस आते हैं, जैसे शरीर के ऊपर कोई स्किन इफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें शिवाम्बू का इंजेक्शन का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन ये तज्ञों के मार्गदर्शन में करना है, हर किसी को करने का अलाउड नहीं है। देन सबलिंगुअल शिवाम्बू लेने का एक तरीका है। आपको मैं बता दूं कि जापान में एक मिराकल कप ऑफ लिक्विड इंस्टीट्यूट नाम की संस्था है। मिराकल कप ऑफ लिक्विड इंस्टीट्यूट, नाम ही देखो, मिराकल कप ऑफ लिक्विड यानी क्या है? जादूमयी दवाई जो है ना। उसमें एक डॉक्टर नाकाओ नाम के साइंटिस्ट है। उनका कहना है कि हम शिवाम्बू गटगट नहीं पीना है,
कैसे पीना चाहिए? सिप सिप पीना चाहिए। उनका कहना है कि जापान के तज्ञ ऐसे कहते हैं, साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, हमारे गले के अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स है, जब आप शिवाम्बु पीते हो तो वो शिवाम्बु को सेंस करते हैं, क्योंकि आपके शरीर का ये प्रतिबिंब है यूरिन, है ना, आपके शरीर के अंदर चलने वाली रासायनिक क्रिया प्रक्रियाओं का प्रतिबिंब है। और वो जब आप पीते हो तो आपके गले के भाग में वो सेंसर्स सेंस करते हैं, और आपके शरीर के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस है वो बॉडी को फिर से समझ में आता है, और अकॉर्डिंगली आपके ब्रेन के अंदर से हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्रंथि है, वो क्या करती है, कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन स्रावित करती है जो बॉडी के केमिकलर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो उसमें शिवाम्बु सब मतलब सबलिंगुअली पीना, यानी क्या करना, एक 4 बूंद या 1 चम्मच शिवाम्बु जीभ के नीचे पकड़ के रखना। उससे क्या होता है कि ये इट वर्क्स लाइक बायो फीडबैक, और वो क्या करता है, आपको मदद करता है। तो इसीलिए शिवाम्बु सबलिंगुअली भी आप मुंह में पकड़कर रखेंगे तो उसका फायदा होता है। देन उसके बाद आता है शिवाम्बु मसाज। एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। आपको मैं बता दूं कि शिवाम्बु मसाज करने से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ ताजे शिवाम्बु से मसाज करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाए, 7-8 दिन पुराना अगर शिवाम्बु है तो बहुत ही बेस्ट है, वो मसाज के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर उसका ऑक्सीजनेशन ठीक से होगा, सारे रंध्र खुलने लगते हैं। तो शिवाम्बु मालिश करने की अलग अलग पद्धति भी है, हमारे सेंटर में ये सारी चीजें हम सिखाते हैं, बताते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और गहराई से समझकर अगर शिवाम्बु मसाज कैसे किया जाता है वो समझेंगे तो बहुत ही असरकारक है। मेरे पिताजी कैंसर के पेशेंट को दिन में 2 बार, यानी सिर्फ शिवाम्बु पीना काफी नहीं है, तो शिवाम्बु से मसाज करने के लिए 2-2 बार कहते थे, दिन में 2 बार मसाज करो। तो शिवाम्बु किसी भी एक बाउल में शिवाम्बु लेना है, उसमें एक टर्किश टॉवल का टुकड़ा डुबोना है, पुराना शिवाम्बु लेकर उससे मसाज करना है ना। रुमाल से आप घर्षण मसाज भी कर सकते हो। आप देखो कि भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को बताई गई जो शिवाम्बु कल्प विधि है, उसके अंदर शिवाम्बु को पुराना करके, संपृक्त करके मसाज करने की बात भगवान शिव जी ने बताई है। यानी उसमें वो लिखते हैं कि मिट्टी के बर्तन में उसको शिवाम्बु इकट्ठा करके रखो तो वो क्या हो जाएगा, संपृक्त हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वो मसाज के लिए उपयोगी है, ऐसा कहा जाता है। अब मॉडर्न डेज में संपृक्त करने की बात भगवान शिव जी ने की, तो कुछ तज्ञों ने क्या किया, शिवाम्बु को उबाला, उबाल के भी हम रिड्यूस कर सकते हैं ना, 1/3 कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी इसका इस्तेमाल शिवाम्बु मसाज से किया जाता है। कांच में अलग अलग कलर के बॉटल में भरकर, रंग चिकित्सा के बारे में आपने सुना होगा, तो आपकी बीमारी का के लिए कौन सा रंग उपयुक्त है, उसमें अगर आप शिवाम्बु भर के धूप में रखेंगे और वो लेकर उससे फिर शिवाम्बु बॉडी से को मसाज करेंगे तो और भी असरकारक रिजल्ट मिलता है। तो शिवाम्बु मसाज करने का तरीका है, तो आप एक बाउल में शिवाम्बु ले, एटलीस्ट मैं कहूंगा कि 7-8 दिन पुराना नहीं है तो एटलीस्ट 1 दिन पुराना भी शिवाम्बु अगर आप लोगे और उससे रेगुलर मसाज करेंगे तो सारे चेहरे के दाग धब्बे निकल जाते हैं, स्किन अच्छी होने लगेगी, स्किन पे ऊपर एक तेज आएगा, आप देखेंगे कि कितना मतलब आप बढ़िया दिखेंगे। आपकी उम्र कितनी है किसी को पता नहीं चलेगी, उम्र के साथ जो स्किन के ऊपर झुर्रियां आती है वो झुर्रियां भी गायब हो जाएगी। इवन शिवाम्बु उपवास के बाद, मतलब उपवास के दौरान हम हमारी रैशेस वगैरह स्किन पे आते हैं, लेकिन रेगुलर अगर आप शिवाम्बु मसाज करते हैं तो इस तरह के रैशेस भी नहीं आते हैं। अब अगला एक प्रकार है शिवाम्बु पैक रखना, शिवाम्बु कॉम्प्रेस बोलते हैं उसको, है ना। किसी भी एक सूती कपड़े को शिवाम्बु में भिगोकर ऊपर से पट्टी रखेंगे। अगर शरीर के अंदर कोई दर्द है, पीड़ा है, शरीर के अंदर कोई गांठ बनी है, तो शिवाम्बु की पट्टी रखने का भी अपना फायदा है। तो शिवाम्बु पट्टी कैसे रखते हैं, ताजे समुद्र में शिवाम्बु को भिगोना है, पट्टी को भिगाना है, रखना है, 2 घंटे के बाद उस पट्टी को धो देना है, दूसरी पट्टी यूज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वही वही पट्टी बार बार भिगो के रखते हैं। अब उसमें क्या होता है, कोई कपड़ा अगर बहुत देर तक भीगा रखे तो उसमें कुछ जीवाणु कृमि ने तैयार हो जाते हैं, और उसकी वजह से स्किन के ऊपर रैश आने लगता है। तो जहां पे पट्टी रखी है वहां पे रैशेस आने लगते हैं, खुजली होने लगती है, तो पेशेंट शिवाम्बु की पट्टी रखने में मना करने लगता है। तो अगर आप हाइजीनिक वे में शिवाम्बु की पट्टी रखी, 2 घंटे के बाद पट्टी निकाली, गर्म पानी में धोई, अच्छी तरह से सुखाई, फिर दूसरी पट्टी ली, है ना, इस तरह से अगर शिवाम्बु कॉम्प्रेस, शिवाम्बु पैक्स लगाते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने देखा है।
जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग जो इंग्लैंड के डॉक्टर हो गए, उन्होंने शिवाम्बू की पट्टियां रखने का प्रयोग ज्यादा किया। शिवाम्बू से आंखें धोने का एक प्रयोग है। आप देखेंगे कि शिवाम्बू से आंखें धोने से आपका चश्मा उतर सकता है, ग्लूकोमा की तकलीफ, कैटरेक्ट प्रॉब्लम्स है, रेटिनल डिटैचमेंट है, कॉर्नियल डिजनरेशन जैसी बीमारियां भी स्वस्थ होते हुए दिखाई देती है। रिसेंटली रिसेंटली क्या मतलब 10 साल पहले मैं एक भीलवाड़ा गया था राजस्थान में। वहां पर एक डॉक्टर नागपाल करके मुझे मिले थे, वहां पर भी एक शिवांगु संगोष्ठी के लिए मुझे आमंत्रण था। तो जहां पर हम बात करने वाले थे वहां पर डॉक्टर नागपाल जी भी उस संस्था के कुछ सदस्य थे, तो वो भी मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने एक बात को मुझे शेयर किया। डॉक्टर नागपाल राजस्थान में बहुत ही फेमस डॉक्टर है, आई सर्जन है। सभी बहुत बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं कि शिविर आयोजन करते हैं, मुफ्त भी सर्जरीज करते हैं। तो उन्होंने एक बात मुझे शेयर की। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल में काम करने वाला एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, क्या हुआ कि उसको ही कॉर्नियल डिजनरेशन आ रहा था। और कॉर्नियल जो डिजनरेशन आ रहा था, तो इसके ऊपर उपचार क्या है? मेडिकल फ्रैटर्निटी में कहते हैं कि आंख बदलना यही उपचार है। तो मेरा कर्मचारी अंधा हो रहा है और मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, ये मेरे लिए एक बड़ी समस्या थी। अब उसके लिए उसका आंख ही बदल दूं, इतना पैसा उसके लिए खर्चा करूं, ये मेरी भी हैसियत नहीं थी। तो उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहीं शिवामू के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने सोचा चलो इसके ऊपर प्रयोग करेंगे। ये देखो, ये मेरी बात नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर नागपाल ने बताई हुई मैं बात बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि उसको बोला कि वो कर्मचारी को बोला कि एक काम करो, तुम रोज अपना यूरिन इकट्ठा करके एक बोतल में भर के लेकर आओ, उसका मैं टेस्ट करूंगा और उसके अनुपात में एक दवाई बनाऊंगा और वो दवाई तुमको दूंगा। वो दवाई तुमको आंखों में डालनी है, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। तो रोज वो समुद्र लेकर आता था, वो दूसरे बोतल में डालते थे, उसको एक आई ड्रॉप बना के देते थे और उसको आंखों में डालना होता था। ऐसे 45 दिन 2 महीने तक किया। अब धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लग गया। अब वो कर्मचारी कहने लग गया, डॉक्टर साहब रोज रोज मुझे क्यों लाने के लिए बोलते हो? हाँ, अभी तो 2 महीने में आपने कितनी बार मेरा यूरिन टेस्ट किया, अब तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा यूरिन क्या है, आप डायरेक्ट ही दवाई दो। तो बोलते थे नहीं, तुमको लेकर आना है। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने में उसका जो डिजनरेशन हो रहा था, उसका अंधापन पूरी तरह से ठीक हुआ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं एक शिवाम्बु चिकित्सक के नाते ये सुनना, मैंने कहा कि आप ये लिख कर दोगे? तो उन्होंने मेरा वो प्रवचन खत्म होने तक अपने लेटर पैड में उन्होंने ये सारा एक्सपीरियंस टाइप करके खुद की सिग्नेचर करके मुझे दिया था। मैंने मेरे अस्पताल में लगाया था, जो भी आंखों का कोई समस्या लेकर आता था मैंने कहा ये देखो, ठीक है, अगर डॉक्टर नागपाल बोलते तो सुनो। एक्चुअली हुआ क्या, बाद में डॉक्टर नागपाल जी को क्रॉनिक माइलॉइड लिकोमिया हुआ था, है ना, CML यानी ब्लड कैंसर का प्रकार है। वो खुद उनको हुआ, तो आनंद कुंज में वो आए और पूरी तरह से स्वस्थ हुए। आज 10-12 साल हुए इस बात को, और ब्लड कैंसर से पूरी तरह से डॉक्टर नागपाल जी मुक्त हुए। वो शिवाम्बु चिकित्सा की वजह से हुए। तो शिवाम्बु से आंखें धोने का एक तरीका है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आई ग्लासेस मिलता है ना आपके, जैसे केमिस्ट शॉप में आई ग्लास मिलता है, तो आई ग्लास ले लो, उसमें आंख को डुबाओ और ब्लिंक करो, है ना। तो ताजे समुद्र का ही इस्तेमाल करना है और आंखों को आप बचा सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि ईयर ड्रॉप्स। कान में कुछ आवाज आती रहती है, कान में बार बार इन्फेक्शन होते हैं, इवन जो कान में कम सुनाई देने की जो समस्या होती है, वो भी कान में शिवाम्बु डालने से फायदा होता है। तो उसके लिए भी क्या करना है, एक आधा चम्मच 1 चम्मच शिवाम्बु आप कान में डाल लें, थोड़ा सा मसाज करें, फिर छोड़ दें। फिर 15-20 मिनट के बाद क्या करें, जैसे कान साफ करने के लिए ईयरबड आते हैं, वो ईयरबड डाल के थोड़ा सा कान में जो मॉइस्चर तैयार होता है उसको आप पोंछ दें, कान को ड्राई कर दें। तो आप देखेंगे कि शिवाम्बु से इस तरह के फायदे भी कान के लिए होते हैं। देन इसके अंदर शिवाम्बु कल्प नाम की एक प्रकार है। शिवाम्बु कल्प यानी क्या है, शिवाम्बु उपवास। आप देखो कि आप जिनको निरोगी है उनको तो ठीक है, सुबह एक वक्त पिया, दिन में 2 बार पिया या 3 बार पिया। लेकिन अगर कोई बीमार इंसान है, तो सिर्फ एक वक्त या 2 बार पीकर शिवाम्बु पीकर कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा शिवाम्बु उपवास करना बहुत फायदा है। आप जानते हैं आयुर्वेद में लंघनम परम औषधम कहा है। हमारे सेंटर में हम लोग वजन के हिसाब से उपवास देते हैं।
सपोज कोई डायबिटीज का पेशेंट है, हृदय विकार का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कैंसर जैसी बीमारी है, हाँ, या कोई अस्थमा है, या कोई फिर हार्ट डिसीज है, इस्कीमिक हार्ट डिसीज है, ऐसे पेशेंट को हम सीधे पहले दिन से ही उपवास में डाल देते हैं। कुछ नहीं करना है, पानी पीना है, शिवामु पीना है, पानी पीना है, शिवामु पीना है, दिन भर में 3-4 लीटर पानी पीना है, 5 लीटर तक पानी पीना है। और जब जब भी उनका खुद का शिवाम्बु जब जब भी आए, ड्रॉप बाय ड्रॉप सारा का सारा पीना होता है। आपको मैं आश्चर्य बता दूं कि लोग 8-8 दिन, 9-9 दिन आसानी से उपवास कर पाते हैं, है ना। जितना जिसका वजन है उसके हिसाब से हम उपवास करवाते हैं। सपोज किसी का 50 किलो वजन है, 5 दिन उपवास करेगा। 60 किलो वजन है, 6 दिन उपवास करेगा। 90 किलो वजन है, 9 दिन उपवास करेगा। करना क्या होता है, बूंद बाय बूंद शिवाम पीना है और रहना है। आपको मैं बता दूं कि ऐसे चुटकी मारे जैसे लोगों को अद्भुत अद्भुत क्या होता है कि मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज जिनको बाईपास सर्जरी करने के लिए बोला है, ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं। जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा शुगर रहता था, वो शुगर भी नॉर्मल होने लगता है। तो ये सारा उपवास का चमत्कार होता है। अब लोग बोलते हैं कि मैं शिवांगू पी रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे बीमारी क्यों हुई, ऐसे भी लोग करके मुझे फोन करते हैं। देखो कि कुछ भी खाते रहेंगे और शिवांबु से अपेक्षा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो शिवांबु के साथ साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। अगर शिवांबु को ठीक तरह से आप प्रैक्टिस करना है, शिवांबु का अच्छा रिजल्ट मिले ऐसे लगते हैं, तो उसके लिए सात्विक भोजन लेना भी आवश्यक है। क्योंकि आप देखो कि शिवांबु ये चीज पुराने जमाने में कोई उपचार पद्धति नहीं थी। ये शिवांबु कल्प विधि योगी लोग अपनाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे और उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसमें कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, हाँ? जैसे शिवांबु किसको नहीं पीना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी बात बता दी। अब प्रश्न ये आता है कि डायबिटीज की गोली चल रही है, बीपी की गोली चल रही है, हृदय विकार की गोली चल रही है, तो ऐसे में शिवांबु ले सकते हैं क्या? जरूर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन कभी आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आ गया, तो उसमें कुछ लो पोटेंसी के कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या कोई पैरासिटामोल ले रहा है, या कोई सर्दी की जुकाम की दवाई आपने ली है, तो उसके ऊपर भी शिवांबु लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कोई अगर हायर पोटेंसी का स्टेरॉइड चल रहा है तो तज्ञों के मार्गदर्शन में शिवांबु ले, अदरवाइज शिवांबु आप ले सकते हैं। और एक जनरल प्रश्न होता है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में कब शिवांबु ले सकते हैं? आप देखो कि शिवांबु लिया, उसके बाद आप 20 मिनट या आधा घंटे के बाद कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद 2.5-3 घंटे का अंतराल रखना है। तुरंत शिवांबु नहीं लेना है, नहीं तो क्या होगा, आपने खाना खाया ऊपर से शिवांबु लिया तो क्या होगा, खाना तुरंत डाइल्यूट हो जाएगा और फिर क्या होगा, आपका इनडाइजेशन होगा। खाना पूरी तरह से आपके छोटे हाथ से बड़े हाथ से आगे जाने के बाद आप शिवांबु लेंगे तो उसका असरकारक रिजल्ट हमको दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पास है, तो उसके उत्तर भी आपको आगे जाकर हम बात करेंगे। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ देश परदेश से लोग आकर ठीक होकर जाते हैं। कुछ जाते जाते मैं कुछ केस स्टडीज आपको दिखाना चाहूंगा। एक स्क्रीन के ऊपर ये जो महाशय दिख रहे हैं, इनका ये पैर है। आप देखो कि ये डायबिटीज की वजह से ये क्या हुआ था, नॉन हीलिंग वुंड था, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। इनको हमने 10 दिन तक पूरी तरह से उपवास में रखा। पूरा 21 दिन वो आनंद कुंज में रहे थे। और उसके बाद ये देखो पैर पूरी तरह से जख्म उनका ठीक हुआ नजर आता है। फिर एक ये पेशेंट है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, एक एक्सीडेंट में उनका पैर छिल गया था। आप देखेंगे पैर के अंदर इतनी बड़ी जख्म हुई थी। 1,00,000-1,50,000, ये 2002-3 की बात है, 1,00,000-1,50,000 रुपए उस समय उन्होंने खर्चे किए थे। ये जो स्किन है, इसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग किया था, यानी स्किन के ऊपर स्किन लगाया था। मतलब बहुत सारी सर्जरीज हुई थी, फिर भी उसको ठीक नहीं हो रहे थे। हमने इनको 1 महीने तक रखा था, है ना। दर उसके रूम का दरवाजा थोड़ा सा भी खुला रहे तो इतनी बदबू पूरे हॉस्पिटल में आती थी, यानी इतना उसका कंडीशन खराब था। ऐसे को उनको 21 दिन तक उपवास दिया गया। उसके बाद नेचुरल आहार पे रखा, और 1 महीने में आप देखते हैं यहाँ पर चौथे फोटोग्राफ में आप देखेंगे उसका पैर ठीक है। उस वक्त उनको बोला था कि पैर काटना पड़ेगा, एम्पुटेशन ही एक एकमात्र उपाय बताया था। आज भी ये ट्रैक्टर मैकेनिक है, पूरी तरह से स्वस्थ है और अच्छा है। ये भी एक क्रॉनिक नॉन हीलिंग डायबिटिक अल्सर के पेशेंट है। पैर में आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जख्में पूरी तरह से स्वस्थ हुई है। ये एलर्जिक एक्जिमा की केस है। जस्ट 6 दिन के उपवास में आप देखेंगे पीठ के ऊपर
इतनी बदबूदार इस तरह से फुंसियां आती थी, उसमें से पीले कलर का स्राव निकलता था। छठे दिन आप देखेंगे ये पूरी तरह से स्वस्थ है। ये क्रॉनिक सोरायसिस है। सोरायसिस एक बहुत ही क्रॉनिक स्किन डिसीज होता है, किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता है। सोरायसिस शिवाम्बू मसाज, शिवाम्बू उपवास से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप देखेंगे इनके स्किन के ऊपर ऐसे हजारों रुग्ण हमारे पास है जो सोरायसिस के पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का केस है। आप देखते हैं दिल्ली का लड़का है ना, कंडीशन कितनी खराब है। 28 किलो वजन हो गया था। माता पिता बड़े परेशान थे, बड़े क्लॉथ मर्चेंट उनके माता पिता थे। और उसको जब आनंद कुंज उस बार मैं नहीं था कोल्हापुर में, शिवाम्बु भवन करके शिवाम्बु क्लिनिक था, छोटा सा अस्पताल था पिताजी का, वहां पर उपचार करते थे। और 3 महीने के अंदर ये फर्क देखो कि इसका 42 किलो वजन हुआ था। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, या फिर आप देखेंगे जख्म हो जाते हैं, अल्सरेशन होता है। कोई भी खाना खाते हैं तो उसका हजम नहीं होता है, एब्सॉर्ब नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीजें शिवाम्बु से ठीक हुई है। ये भी एक अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट महिला है। उसकी शादी से पहले एक ऐसी अवस्था थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। शिवाम्बु लिया, शिवाम्बु उपवास किया, पूरी तरह से स्वस्थ हुई, और बाद में शादी के बाद ये बहन है। इसका रिजल्ट है। आप देखोगे कि इस्केमिक हार्ट डिसीज का पेशेंट है। ये 90%, 78% ब्लॉकेज वगैरह है। ये एंजियोग्राफी रिपोर्ट है। और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर से ये रिपोर्ट किया है, और उसमें आप देखेंगे कि कोई ब्लॉकेज उनका बचा नहीं है। ये सरोजिनी जिरगे करके कोल्हापुर की केस थी। अब ये 60 साल की उम्र में हमारे पास आई थी। आज उनकी उम्र मेरे ख्याल से 85 से ज्यादा है। और मेन हृदय से पैर की तरफ जाने वाली जो मेन एब्डोमिनल आर्टरी होती है, उसमें ब्लॉकेज थे। अमेरिका में भी इसके ऊपर उपचार नहीं होगा करके डॉक्टर ने कहा था। और ये डॉपलर स्टडी है, उनके जो बोथ लिम्ब आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस थे वो निकल गए। और ये आश्चर्यकारक रिजल्ट उनका मिला था शिवाम्बु उपवास की वजह से। एवेस्कुलर डिसीजेस होते हैं, जैसे आजकल कोरोना महामारी में जिन्होंने ये रेमडेसिविर वगैरह इस तरह के जो स्टेरॉइड्स लिए, आज अगर देखोगे तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर जॉइंट, यानी जो हमारे है ना क्या कहते हैं उसको, कूलों में जो बॉल होते हैं उसको बदलने के लिए आजकल लोगों को सर्जरीज की सलाह दी जाती है। ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस कोरोना महामारी के बाद स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा प्रमाण से यूज करने की वजह से बहुत सारे लोगों में है। उसके बाद कितने सारे, मतलब 50 से ज्यादा पेशेंट मेरे पास आए, और पूरी तरह से वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस चला गया। स्ट्रेचर पे लोग आए, आज लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही केस उनके, ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस की, ये लोअर लिम्स में ब्लॉकेजेस थे, और पूरी तरह से वो स्वस्थ हुए। ये हर्फिज जोस्टर की केस है। एड्स में, एड्स की केस है। हर्पिस नाम की बीमारी होती है, पैर के ऊपर इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये था। उसके बाद आप देखेंगे 10 दिन के अंदर ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। पीसीओडी की तकलीफ होती है, ओबेसिटी में, है ना। आप देखते हैं कि गर्भाशय के अंदर फाइब्रॉइड्स तैयार होते हैं, ओवेरियन सिस्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, सिस्ट पूरी तरह से निकल जाते हैं। ये कोलोन कैंसर की महिला है, कंडीशन ऐसी थी। और जब ये कोलोन में ऑब्स्ट्रक्शन बना था, इसको हम शिवाम्बु एनिमा से ही शिवाम्बु चढ़ाते रहते थे। हाँ, इसको खाना मिले इसलिए वाटरमेलन वगैरह सब गुदद्वार से ही चलाया जाता था। और उसके बाद देखो कि ये कितनी अच्छी हुई है ना। ये भी एक सीए ब्रेस्ट की केस है। बिफोर रिपोर्ट है, आफ्टर रिपोर्ट है ना। तो ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है, जो उनका पेट स्कैन रिपोर्ट है, जिनको ट्यूमर था और पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। एक केस है जो मैं आपके साथ थोड़ा सा समय लेकर मैं शेयर करना चाहूंगा। ये मिस्टर यूवी करके है। इनको ब्लैडर कैंसर था, यूरिन ब्लैडर में कैंसर था, और अमेरिका के है। अमेरिका में वहां पर उनको बोला गया कि आप इसको ऑपरेट करके निकाल दो। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन में क्या करोगे? बोले यूरिन ब्लैडर तुम्हारा निकालना पड़ेगा। बोले यूरिन ब्लैडर निकालेंगे तो मेरा यूरिन कैसे होगा? तो बोले कि तुम दोनों किडनी से एक पाइप निकाल देंगे, तुमको बैग लटका देंगे, उसमें यूरिन आएगा, और वो यूरिन तुमको बार बार फेंकना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा तो क्या होगा? डॉक्टरों ने बोला कि कैंसर फैल जाएगा, आपको मैक्सिमम 6 महीने का लाइफ है। तो उन्होंने उल्टा पूछा, मुझे ऑपरेशन करके कितने दिन में जिंदा रहूंगा? उन्होंने बोला 2.5-3 साल जिंदा रहोगे। तो उन्होंने सोचा
कि ऑपरेशन नहीं करता हूं तो मैं 6 महीने जीऊंगा, ऑपरेशन करने के बाद 2.5-3 साल जीऊंगा, तो उससे अच्छा है मेरा ऑपरेशन रहने दो, पैकपेटी रहने दो। 2.5-3 साल वो बैग लटका के कौन जिएगा, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। उन्होंने यूरिन थेरेपी वगैरह सर्च किया कहाँ फैसिलिटी है, तो इंडिया में फैसिलिटी है। आपको मैं बता दूं कि 2 जुलाई 2016 की बात है ये। जुलाई 2016 में वो मुझे फोन कर रहे थे, यहाँ पर बहुत मतलब बाढ़ आई थी, कोल्हापुर में बहुत बारिश गिर रही थी, तो उनको मैंने घर में ही करने का सलाह दिया। वो शिवामू लेना शुरू किए, किए वो किए, और फिर उन्होंने घर में ही 10-12 दिन का उपवास करने की भी कोशिश की, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए। तो अक्टूबर 2016 में हमारे पास आए। जैसे लोग आते हैं, मैंने उनका वजन चेक किया, मैंने कहा 6-7 दिन का उपवास करेंगे। हम भारतीय लोग आते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं, 6 दिन 7 दिन। लेकिन उन्होंने रिप्लाई दिया, ओनली 6 डे डॉक्टर। नहीं, उन्होंने बोला जब तक मेरे शरीर के अंदर का ट्यूमर गल के नहीं निकलता तब तक मैं उपवास करूंगा। पढ़ा था, है ना, अभ्यास करके आए थे। तो मैंने सोचा चलो अमेरिकन थोड़ा सा stubborn रहते हैं, मैंने देखते हैं कितने दिन करते हैं। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उपवास छोड़ने का नाम ही नहीं। मुझे लगता था कि अकेले आए हैं, इनके साथ कोई है भी नहीं, है ना। मैं उनको कहता था कि थोड़ा सा नेचुरल आहार लो, जूस वगैरह लो, उसके साथ करो। बोले नहीं करेंगे। 19वें दिन इनके यूरिन से छोटे छोटे पार्टिकल्स आए। मैंने उनको कहा कि चलो इसको फेंक दो, हो सकता है कुछ पस पार्टिकल्स हो। कंटिन्यू किया। उनके 22वें दिन उनके यूरिन से बड़े बड़े मांस के टुकड़े निकले। सुबह मैं योगा लेने के लिए क्लास में जा रहा था, मेरे पीछे पीछे भाग के आए, उन्होंने मुझे दिखाया कि क्या क्या ये निकला है। इतना ब्लीडिंग हुआ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डर गए होंगे, लेकिन वो डरे नहीं थे, उल्टा खुश थे। वो मुझे बोल रहे थे, डॉक्टर, यूरिन फास्टिंग ने मुझे रिजल्ट दिया है। उन्होंने बोला कि मेरे शरीर के अंदर का ट्यूमर अब नहीं है ना। और वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे लोअर एब्डोमेन में हमेशा एक बॉल रखा है, ऐसा मुझे लगता था, और सुबह से मुझे कुछ ये फीलिंग नहीं है। टू माय क्यूरियोसिटी मैं उनको कोल्हापुर लेकर गया, वहां पे अल्ट्रासाउंड किया, वहां पर जख्म था और ट्यूमर गायब था। 23वें दिन जाके उन्होंने उपवास छोड़ा, 28 दिन तक यहाँ पे रहे। उसके बाद यहाँ से वेस्टर्नर्स आते हैं तो गोवा का अट्रैक्शन होता है, तो कोल्हापुर से गोवा भी पास में है, तो यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, तो गोवा कोल्हापुर यहाँ गए। गोवा में उन्होंने एक होटल का रूम बुक किया था, वहां पर 1 महीना रहे। उनको जैसे मैंने प्रोटोकॉल दिया था वो फॉलो कर रहे थे। समुद्र किनारे जाना, शिवाम्बू से मसाज करना, दिन में 2-4 बार शिवाम्बू लेना, रेस्टोरेंट का कोई फूड नहीं खाना, बाहर जाके सब्जी मार्केट में सब्जियां खरीद के लाना, फ्रूट्स खरीद के लाना, और मंकी डाइट, है ना, जो मंकी खा के रहता है, बंदर खा के रहता है, वैसे खाकर रहना। कोई अग्नि से कोई भी बिना स्पर्श किया हुआ पदार्थ खाकर वो रहे। और फिर उसके बाद अमेरिका वापस गए। यानी 28 दिन यहाँ पर, 1 महीना वहां पर, यानी कितना हुआ, कम से कम 2 महीने इंडिया में रहे। वापस जब गए, जब वापस गए, तो वहां के डॉक्टरों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था कि ये कैसे हुआ। उनके शरीर के अंदर का ट्यूमर गायब था। उनको बताया गया था कि तुम ऑपरेशन नहीं करोगे तो 6 महीने जियोगे। आज क्या है, हाँ, जून 2026 है, यानी कितना, 10 साल होने जा रहे हैं। तो 10 साल में आज भी वो स्वस्थ है। क्यों है, क्योंकि वो उन्होंने ये सारी चीजें की है। तो उनकी जुबानी, थोड़ा सा 1 मिनट पे उनकी जुबानी ये सारी चीजें सुनते हैं। Namaste. My name is Yuvi, 65 years old. I came from Los Angeles in California to Anand Kunj because I was diagnosed with bladder tumor cancer about 6 months ago. Of course, I was scheduled right away for a surgery, even was told about the possibility of removing my bladder. But as I was familiar a long time with Shibambu, I just didn't take the doctor advice seriously. I came here the last day of October 2017. Right away, as I came, I started with my fast. My fast took 22 days. My experience was excellent from the first day I came here. I was in a good mood. The crew and the staff that work here work very hard for us with a smile. And I would recommend everybody to be smart. Don't listen to the doctor and come and do Shibanku. It's free.
and or indeed my surgery, I would say, took 80 hours instead of 20 minutes, but I didn't go home bleeding, and I'm going home with my bladder in my body, not beside of me. So I wish you luck. Do the right decision. Don't come after. Come before the doctor. Do all the experiment and tell you there is nothing else to do for you. तो ऐसे बहुत सारे रुग्ण हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी क्या करें, इस चीज का अभ्यास करें, है ना। आप देखिए कि डॉक्टर शिवांबु महर्षि, डॉक्टर शशि पाटिल जी चाहते थे कि जो भी आनंद कुंज में जाए, घर में जाने के बाद अपने नाम के नीचे बाहर एक पार्टी लगा दे, उसमें लिखे कि शिवाम स्वमूत्र चिकित्सा मार्गदर्शक, ताकि लोगों को ये जानकारी मिले। हमारे भी ये मिशन है, घर पर ही लोग अभ्यास करें, इसका इस्तेमाल करें और पूरी तरह से स्वस्थ हुए। इसके लिए हमारी ये टीम आनंद कुंज है जो हर समय काम करती है। स्क्रीन पे फोन नंबर्स है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कभी भी बेझिझक, हाँ, ये आप फोन कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री है। ये उपचार पद्धति सहज, सुलभ, बिन खर्चीली है। हाँ, इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य हर समय प्राप्त करें। मैं लोगों को हर समय कहता हूं कि बीमार पड़ना आजकल बहुत बड़ा खर्चीला काम है। चाहे आप कोट्याधीश है, अब्जाधीश है, एक बार आप इस मेडिकल फैटर्नरी में घूमने लग जाए तो आपकी कोट्याधीशता, अब्जाधीशता कब खत्म हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो गोविंद भाई ने जो ये मंचन निर्माण किया है, तो इसमें ये स्वास्थ्य रक्षण का काम करेगा, है ना। आजकल कितनी सारी महामारियां आती है, तो शिवांबु क्या है, एक आपका सुरक्षा कवच है, सुरक्षा मार्गदर्शक है ना। कहीं से भी गोली आ रही है तो आप इसको रोक सकते हैं। तो ऐसे महामारियों में समय में शिवांबु एक अच्छा ब्रह्मास्त्र आपके जीवन में है। इसका उपयोग करके इसका अनुगमन करें और आपके जीवन में हमेशा ये स्वास्थ्य संपन्नता बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं मेरी वाणी को आज यहाँ पर विराम देता हूँ। वंदे मातरम भैया। हाँ, मैंने शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसा लग रहा है कि साक्षात, मतलब शब्द तो वाकई बिल्कुल नहीं है। मैंने जब स्वमूत्र की पुस्तकें पढ़ी थी और जो पुस्तक पढ़ के मैं अपने अंदर विश्वास का आधार पैदा किया सामाजिक जागरूकता के लिए और अपने आप को स्वस्थ रख के शून्य खर्च पे, उसकी आज तो बारे न्यारे हो गए। यस, मतलब कि ये चीजें मैंने पुस्तकों में, जैसे जिस मानव मूत्र पुस्तक की बात कर रहे हैं, अनुभवों से भरा पड़ा जो ग्रंथ है राव जी भाई जी के द्वारा, इस पुस्तक में न जाने कितने अनगिनत अनुभवों की व्याख्या करी हुई है। और आज उसका प्रैक्टिकल कहते हैं ना कि ये तो एक पुस्तक है, शायद किसी का विश्वास का स्तर कम हो जाए। और आज नितिन भाई के सानिध्य में हमें सिम्बाबू की गंगा में गोते लगाने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मतलब धन्य हो गई स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि आज स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल धन्य हो गई आपके सानिध्य में। तो आप सभी जितने भी भाई बंधु हैं, आप के माइक अनम्यूट किए जाते हैं। पहले हम सभी बहुत बहुत बधाई। नितिन साहब से बहुत खूब बहुत खूब धन्यवाद आभार। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान आपने दिया है। बहुत बहुत हम सबको धन्यवाद, आभार। हुए आपके ज्ञान। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। वेरी मच। हमारे बारे में बहुत अच्छी जानकारी रही। आज तक हम लोग के बारे में नहीं जानता था सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। सारी भ्रांतियां मिटा दी डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। जाते जाते थोड़ा सा एक किताब दिखाना चाहता हूँ।
कि अभी रिसेंटली हमने जी एक किताब छापी है, स्वमूत्र और इतना स्वास्थ्यदायी करके एक प्रश्न उत्तर में ये किताब है। जिसको चाहिए तो जी आप मंगा सकते हैं। किताब जी से ज्यादा मैं डॉक्टर कहूंगा कि हमारा एक आनंद कुंज नाम का यूट्यूब चैनल है। उसके ऊपर हमने एक 20 वीडियोस डाले हैं। छोटे छोटे प्रश्न, शिवांबु कैसे काम करता है, 15-15 मिनट के वीडियोस है। जो भी और जी गहरा अभ्यास करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी सहज डॉक्टर सुलभ बिन नितिन खर्चीली उपचार पाटिल पद्धति है, तो हर किसी को करना चाहिए। और एक जाते जाते मैं एक बात बताना जी रह गया है। मेरे पास राजीव भाई आए थे, है ना। हमारा जब आनंद कुंज नहीं था, कोल्हापुर में शिवांबु भवन में हम प्रैक्टिस करते थे, तो वहां पर वो आए थे। और वो आए थे तो उस समय मेरे पिताजी भी थे। तो उन्होंने जब देखा कि हम जिस तरह से शिवांबु प्रैक्टिस करते हैं, राजीव बाबू को इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था। वो पूरी तरह से 24 घंटे हमारे यहाँ रहे, है ना। घर में खाना भी खाया। हमको इतना अच्छा लगा। उस वक्त जो 20-25 जो पेशेंट थे, और हमारे साने गुरु जी वसाहत कोल्हापुर में जहाँ हमारा घर था, वहां पर आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। वहां पर वो स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे उस समय। तो उस वक्त उन्होंने 40 मिनट तक शिवांगु के ऊपर गहन चर्चा की थी, और डॉक्टर शशि बैल जी के कार्य को काफी सराहना की थी। और उनका कहना था कि उन्होंने भी ये कहा, यही कहा था कि आज इस समाज की जरूरत है ना। ये स्वदेशी उपचार पद्धतियां दिन ब दिन लुप्त होती गई। और उन्होंने इस बात के लिए सराहा क्योंकि ये अछूत, मतलब लोग अच्छा नहीं मानते थे इसके बारे में बात करना। लेकिन डॉक्टर शशि पाटिल जी ने जिस तरह से समाज का विरोध सहन करके इस चिकित्सा पद्धति में लगे रहे, आज देखो उन्होंने लगे रहे, इसलिए हमारी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, मेरे मेरे बच्चे भी अभी एमडी डॉक्टर्स, एमएस डॉक्टर होकर भी वो शिवांबु प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात है। और आज हम बता पा रहे हैं। उस जमाने में शिवांबु के बारे में बताना मुश्किल था, लेकिन अभी क्या है, हाथ कंगन को आरसी, क्या हमारे पास इतने सारा 5,000 10,000 पेशेंट का रिकॉर्ड है। तो इतनी सारी रिकॉर्ड दिखाने के बाद और कुछ बताना नहीं पड़ता है ना। मरता क्या नहीं करता, लोग आते हैं करते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूं, बीमार पड़ने से पहले ही आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। बीमार पड़ने की याद ना रखें। बीमार पड़ने से पहले ही लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। ऐसी बात उस समय राजीव भाई ने कही कही थी, और वही बात आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे पास वो वीडियो है, हमारे पुराने कंप्यूटर में था, लेकिन थोड़ा सा उसका हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम था, इसलिए वो नहीं रिट्रीव हो पाया। लेकिन मैं जरूर, अगर वो वीडियो मुझे मिलता है तो जरूर आपके ग्रुप में मैं शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि राजीव भाई ने जो कहा है, मतलब वो किसी, मतलब एक ईश्वर के मुख से ही निकली हुई चीज मैं मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने जो भी बातें कही है, वो आज समाज के लिए एक बड़ी मिसाल बनकर रही है। हाँ, तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आशीष आर्य भैया हैं। आशीष आर्य भैया, दो शब्द आप अपने रखें। जी मैं तो मेरा तो सौभाग्य रहा कि आपके भाई सारंगी पाटिल जी और इनका सानिध्य मुझे मिला 2019 में। मैं आपके यहाँ आनंद कुंज रहा एक हफ्ता, भाई को भी लेके आया था। तो जी आसपास के गांव में भी घूमे, उस जगह का भी तप है। आपके पिताश्री जी ने जो ऊपर 30 एकड़ जी जगह है जो है ऊपर पहाड़ी पर, जी तो वहाँ जो उनका भावनाएं हैं, जो उनका श्रम है, वो बोलता है। तो वहाँ के लोगों में जो स्नेह और प्यार आपके पिता के प्रति और आपके भाई और आपके प्रति है, तो वो दुआएं भी लोगों के मुंह से सुनने को मिली थी। जी। तो अच्छा लगा। और ये आपका आना, ये सार्थकता स्वस्थ समृद्ध परिवार को और भी संबल प्रदान करता है। तो आपको ईश्वर यशस्वी बनाए। स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से हमारे हृदय की गहराइयों से मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच महेंद्र चाचा जी हैं, बंधन उपचार के जनक। तो चाचा जी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी, आपको भी। आपने बहुत 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 ही अच्छा ज्ञान दिया हम सबको। मतलब हमारे चौपाल में ना जाने कितने लोग आए और सभी से बहुत सारा ज्ञान मिला। लेकिन आपका एक ऐसा ज्ञान जो सही में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे आपने तो ऐसा चमत्कारिक चीज दिखा दिया हम सबको कि हम लोगों का तो मन गदगद, जिसको कहते हैं कि हम लोग सोचते थे कि कैसे किसका कैसे इसका उपचार किया जाए, वो सारी चीज
आपने हम लोगों को दिखाया, बताया दोनों चीज। और मेरा एक शंका आप हमें दूर करें भैया। हमने पेशेंट का मैं एक इलाज कर रहा हूँ, वो किडनी पेशेंट है, उनको मैं काफी प्रकार का जड़ी का इलाज करवा रहा हूँ। हमारे ग्रुप में एक धातु स्रावी जल तैयार किया जा रहा है, उसको भी मैं उनको पिला रहा हूँ। लेकिन उनकी समस्या किडनी का जो है मैं ठीक नहीं कर पा रहा। मैं उनको शुरू में ही आज से 4 महीना पहले मैंने उनको सौमूत्र के बारे में बोला था, लेकिन वो लेना पसंद नहीं की। और मैं चाहता हूं कि आपने जो अभी बताया कि किडनी के पेशेंट को सौमूत्र का पान नहीं करना चाहिए, तो फिर हम उसको कैसे ठीक करें भैया? और हम इसकी उनका जो कंडीशन ब्लड यूरिया बहुत है, खराब होते जा रही है। जी भैया, उनका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन कितना है? ये तो मुझे ध्यान नहीं। राजकुमार जी, अगर आप जुड़े वो हुए क्या हैं तो राजकुमार डायलिसिस जी पे है? चेक करें और बताएं। वो क्या डायलिसिस कर रहे हैं? नहीं, डायलिसिस पर नहीं गई। डायलिसिस पर डॉक्टर लोग खूब जाने के लिए ये कर रहे थे, लेकिन मैंने जड़ी बूटी का प्रयोग करवाना शुरू किया। अगर और वो मतलब 2-2.5 के ऊपर अगर क्रिएटिन है, तो उस वक्त डायरेक्ट शिवामू नहीं लेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, सबलिंगुअल जो है, यानी उनका 1 चम्मच शिवामू जीभ के नीचे रखें, ऐसे दिन में 4 बार करें, और किसी और का यूरिन इकट्ठा करके उससे शिवामू का मसाज करें उनको रेगुलर, तो उससे फायदा हो सकता है। लेकिन पूरा शिवामू नहीं लेना होता है ना। कुछ लोगों में थोड़ा सा, जो थोड़ा सा बड़ा था, उनको कंट्रोल में लाने के लिए हमने बहुत सारे नेचुरोपैथिक वे में प्रयोग किए हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से पेशेंट अगर डायलिसिस पे चला जाता है, तो उसमें हमने रिजल्ट शिवामू चिकित्सा से नहीं देखा है। आप इंडिविजुअली मुझे संपर्क करें, उनको संपर्क करने के लिए बोले, तो उनका रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, कोई बिना शुल्क हम उनको मदद करेंगे। जी भैया, मसाज करना भैया जी कहाँ पे करना है? पूरे बॉडी को मसाज करना है, पैर से लेके सिर तक पूरे बॉडी को उनको मसाज करना होता है। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया। हमारी धन्यवाद। चौपाल में आपका हमेशा स्वागत है। आप अपने जी ज्ञान धन्यवाद। से हम सबको ज्ञानित करें। जी मेरी जी। ये बहुत हृदय से इच्छा है हमारी। मैं आप लोगों हम को कहता हूँ कि देखो, कि हम जब छोटे थे ना, हम जब 4-5 साल के होंगे, स्कूल से आते थे, तो पिताजी के पास कोई आया आया होता था मिलने के लिए, तो वो बोलते थे शिवामू पिला के दिखाओगे? तो हम ग्लास पकड़कर बाथरूम में जाते थे, शिवामू पकड़कर लाते थे, और इतना 5 साल का बच्चा उनके सामने जब शिवामू पी के दिखाता था, तो उनको भी प्रभावित होते थे, लोग ताली बजाते थे। उस वक्त पिताजी 10 पैसे देते थे, 25 पैसे देते थे, तो हम लेमन गोली खाते थे। तो हमको अच्छा लगता था। अब मुझे याद है कि हम दोनों भाई, हम उस जमाने से शिवामू पी रहे हैं, है ना। सुबह उठते ही सुबह हम पहला शिवामू पीते हैं, फिर बाकी सारा कार्य करते हैं। मैं बाहर रहा, कॉलेज में रहा,